हाय एवरीवन। आज की इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे पास्ट ईयर क्वेश्चंस। देखो, स्कैनर करना बहुत ज़रूरी है, पास्ट ईयर क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग में इंस्टीट्यूट की बुक और पिछले पास्ट में आए हुए पेपर के क्वेश्चन नहीं करके गए ना, तो आप अच्छे नंबर नहीं ला सकते। अगर आपने ये दो चीज़ कर ली और 203-4 बार प्रैक्टिस कर ली और फर्दर कुछ भी नहीं करा और कुछ करने की जरूरत भी नहीं है दोस्तों, ये दो चीज़ काफ़ी इनफ होती है एक पेपर के अंदर एग्जाम्शन से 90 तक लाने का। 60 से 90 नंबर लाने का बहुत इंपॉर्टेंट है। पता क्या होता है, प्रॉब्लम ये है कि जब हम एक चीज़ कर लेते हैं तो हम एक ही बार करते हैं, सबसे बड़ी गलती है। जैसे कि आपने इंस्टीट्यूट की बुक कर ली तो आप कहते हो यार एक बार कर तो ली। तो एक बार करने से कभी भी इंस्टीट्यूट की बुक थोड़ा ना आती है। आप खुद ही जानते हैं कि कोई भी क्वेश्चन एक बार पूरा सिलेबस आपने कर लिया। सिलेबस करने के बाद मैं कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लूंगा तो क्या कर दोगे? एग्जाम में तो कहीं से भी आ जाएगा ना पेपर में। आप समझने की कोशिश करिए। इसलिए स्टूडेंट के नंबर कम आते हैं, वो सोचता है स्टडी मैट और स्कैनर करने से कुछ नहीं होता। पर स्टडी मैट और स्कैनर करने से ही सब कुछ होता है और कुछ नहीं होता बाकी किसी से भी। आप एमटीपी कर लो, आप वर्कबुक कर लो, किसी से कोई फायदा नहीं होने वाला। आप आरटीपी कर लो, कोई फायदा नहीं होने वाला। स्कैनर और इंस्टीट्यूट की बुक, ये दो करने से 2 से 3 6 4 बार इन दोनों बुक को कर लीजिए। अब मैं बता रहा हूँ, आप 60 to 90 के बीच में लाएंगे। 60 से कम तो लाएंगे ही नहीं। मिनिमम 60 तो आएंगे ही, मिनिमम एग्जाम्शन तो आएगी ही आएगी, ये समझने की कोशिश करिए। इसलिए मेरी पहली प्रेफरेंस ये रहती है, पहले इंस्टीट्यूट की बुक कराओ, फिर पास्ट ईयर के क्वेश्चन कराओ, और अगर कुछ अच्छे क्वेश्चन और मिल जाते हैं वर्कबुक वगैरह में, एनटीपी वगैरह में, तो वो भी कराओ। तो मैंने बोल दिया है आपको, मेरे क्लास अगर आपने ली है तो मेरी क्लास ली है तो स्टडी मटेरियल और स्कैनर के अलावा कुछ नहीं करना। मीन्स कुछ नहीं करना। इन्हीं को ज़्यादा टाइम है ना, इन्हीं को 4 से 5 बार कर लो। अगर जिस स्टूडेंट ने इसको 5 बार कर लिया ना, स्टडी मैटर स्कैनर के एक एक क्वेश्चन 5 बार, 100% कह सकता हूँ, 100% लिख कर दे सकता हूँ। 60 से कम नहीं आ सकते उसके, 60 से ज़्यादा ही आएंगे, 70-80 पहुंच जाएगा वो आराम से। तो अब जो क्वेश्चन आएंगे ना स्कैनर के, तो आपको लगेगा कि हाँ ये इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, मतलब ये टाइप के क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। कहता है जेड लिमिटेड मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड 200 टाइपराइटर इन द ईयर 2016। देखो, मेरी क्लास ज़्यादा हो सकती है, आप देखेंगे तो कॉस्टिंग क्लास बहुत ज़्यादा हो सकती है, 200-250 भी पहुंच जाएगी क्लास। बट सर मैं एक एक चीज़ कराता हूँ, ऐसा नहीं होता मैं होमवर्क में देता हूँ आपको आप घर से करके ले आइएगा। हो जाता है कभी किसी स्टूडेंट, मान लो मेरे पास अभी पढ़ रहे हैं 50-100 बच्चे, 100 बच्चे पढ़ रहे हैं कॉस्टिंग के अंदर, ठीक है। तो बच्चों में से मान लेते हैं कि 50% बच्चों ने वो क्वेश्चन कर लिया, 50 ने नहीं करा। इसमें मुझे ही तो कराना पड़ेगा ना, वापसी मुझे तो बताना पड़ेगा। इसलिए मैं कोई भी होमवर्क नहीं देता, शुरू से लेकर एंड तक। आपने देखा होगा, अगर आप मेरी अकाउंट की लॉ की क्लास ली है तो शुरू से लेकर एंड तक मैं सारे क्वेश्चन कराता हूँ। ये मैंने अकाउंटिंग में भी करा हुआ है। तो जेड लिमिटेड मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड 200 टाइपराइटर इन द ईयर ऑफ 2017। इट समराइज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 2017 इज एज फॉलो। तो जेड लिमिटेड ने मैन्युफैक्चर, जेड लिमिटेड जो है वो मैन्युफैक्चर करा है उसने, और 200 टाइपराइटर 2017 में उसने बेचने हैं, होल्ड कर दिए। ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट दे रखा है आपको, तो ट्रेडिंग एंड पीएनएल में आपको दे रखा है सबसे पहले ये 200 यूनिट का दे रखा है, ठीक है, क्योंकि 200 यूनिट बनाया और बेच दिए। कहता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, तो कितना मटेरियल कंज्यूम करा है, 1,20,000 का। डायरेक्ट वेजेस आपके 180 की, मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस आपके 75 के। ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, सेल आपको दे रखी है 6 लाख रुपए पहले सेल में। मैनेजमेंट एक्सपेंस मीन ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस मीन ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, रेंट एंड टैक्सेस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एक्सपेंस मीन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो कुछ नेट प्रॉफिट भी आपको पहले से गिवन है। कह रहा फॉर द ईयर इट वाज एस्टिमेटेड दैट, 2018 में ये एस्टिमेट करा, वो 2017 की थी डिटेल, अब ये 2018 की पूछ रहा है। कहता है द आउटपुट एंड सेल विल बी 300 टाइपराइटर। कहता है हमने 2017 में 200 यूनिट बनाकर बेचे थे, 200 टाइपराइटर बनाकर बेचे थे। इस बार हमें अनुमान लगा रहे हैं कि हम 300 टाइपराइटर बनाकर बेच देंगे, ठीक है। प्राइस ऑफ मटेरियल राइज बाय 25% एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर लेवल। पिछले साल जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम था उससे 25% बढ़ जाएगा, ठीक है। वेजेस पर यूनिट विल इंक्रीज बाय 10%। अब देखिए दोस्तों, डायरेक्ट 25% मत बढ़ा दिएगा, मैं आपको शुरू से समझाते हुए आ रहा हूँ। यही स्टूडेंट गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, ये 1,20,000 को लेंगे और 1,20,000 में प्लस कर देंगे 25% और, तो गलत है दोस्तों। क्योंकि ये 1,20,000 की कॉस्ट 200 यूनिट पे है, पहले ये निकालो 300 यूनिट पे कॉस्ट क्या आती है, फिर 25% प्राइस राइज हुआ है, मतलब महंगाई बढ़ने की वजह से 25% राइज हुआ है, ठीक है ना। वो नहीं है कि 25 से 1,20 से सिर्फ 25% ही कॉस्ट बढ़ी है, वो नहीं होता दोस्तों, समझने की कोशिश करिए। वेजिस पर यूनिट
एक यूनिट की जो वेजेस है वो 10 रुपए और बढ़ गई। मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस विल इंक्रीज इन प्रोपोर्शन टू देयर कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस। मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस विल इंक्रीज, मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस जो बढ़े हैं इन प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन बेसिस पे बने हैं, कंबाइन ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस। तो मटेरियल और वेजेस का जो कॉस्ट होगी उनका रेशियो जो होगा उस रेशियो में कॉम्बिनेशन में बढ़े हैं। चलो मैं दिखाऊंगा आपको भी। सेलिंग एंड एक्सपेंस पर यूनिट विल रिमेन अनचेंज। तो सेलिंग एक्सपेंस है वो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, वो एज इट इज वैसे का वैसे ही है। अदर एक्सपेंस विल रिमेन अनइफेक्टेड बाय द राइज और आउटपुट। और जितने भी बाकी एक्सपेंसेस है इन सबको छोड़कर वो अनइफेक्ट हो गए, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ने घटने से उनका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, ऐसा बोल रहा है। रिक्वायर्ड हमें क्या क्या पूछ रहा है, कह रहा है प्रिपेयर cost sheet showing the cost at which typewriter will manufacture in 2018 and give price at which it should be marketed so that how the so as to show profit 10% on selling price। कह रहा है कि पहले तो आप 2018 की कॉस्ट शीट बनाकर कॉस्ट निकाल लो, कॉस्ट ऑफ सेल, और फिर ये भी बताओ कि हमें कितने रुपए का बेचना चाहिए जिससे हमें 10% का प्रॉफिट कमा ले सेलिंग प्राइस पर। क्या बोला, पहले तो आप कॉस्ट शीट बनाकर कॉस्ट कैलकुलेट कर लीजिए, और कॉस्ट शीट कर कैलकुलेट करने के बाद, कॉस्ट निकालने के बाद फिर ये बताइए कितने रुपए का हमें बेचना चाहिए जिससे हम सेलिंग प्राइस का 10% प्रॉफिट कमा सके। ठीक है दोस्त, चलिए आओ, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं स्कैनर। तो जय माता दी बोलते हुए, ठीक है, लीजिए लिखेंगे पास्ट ईयर क्वेश्चंस। पास्ट ईयर क्वेश्चन, इसको हम प्यार से स्कैनर कहते हैं। पास्ट ईयर क्वेश्चन जिसको हम प्यार से स्कैनर कहते हैं। लो जी, तो बताइए भैया कैसे चालू करें। स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ, फॉर द ईयर ऑफ 2018। तो क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 23। स्टेटमेंट शोइंग, दोस्तों आप मेरी बुक कर लीजिए, इनफ है, इससे आगे कुछ करने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन यहीं से आएगा और कहीं से नहीं आएगा, क्योंकि मैंने सारी चीजें डाल दी भाई। 34 34 35 35 54 54 क्वेश्चन में डाले एक चैप्टर में, 54 क्वेश्चन एक चैप्टर में, समझिए आप। स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट, मैं आपको कह रहा हूँ कहीं बाहर से नहीं आएगा, 80 से 90% पेपर इसी बुक से आएगा, और जो ने पढ़ा है उसी से आएगा। हो सकता है 10% पेपर बाहर से तो नहीं, इन द सेंस कि हाँ हो सकता है कि 10% पेपर कुछ ऐसा आ जाए जो हमने ना पढ़ा हो, ऐसा होता है कभी कभी। क्योंकि देखो कॉस्टिंग के अंदर इतनी थ्योरीज होती है, जो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि एक एक थ्योरी पढ़ाई जा सके, क्योंकि कॉस्टिंग के अंदर थ्योरी में इतना कुछ होता नहीं है। बाकी एमसीक्यू कुछ ऐसा, मैं वो 10% लेके चल रहा हूँ कि रिजर्व भाई ये हो सकता है कि ना, हालांकि हो सकता बोला है, ऐसा नहीं कि 100% ही नहीं कर पाओगे। पढ़ाएंगे पूरी चीज, जो पेपर में आते सब चीज कराएंगे, स्कैनर सारे करवा देंगे भाई, 2008 से लेकर अभी तक जितने हैं सब करवा देंगे। स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट फॉर ईयर 2018। स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट फॉर द ईयर 2018। लीजिए दोस्त, अरे ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आराम से कर लेंगे अगर आपने ध्यान से मेरी क्लासेस देखी होगी। मतलब कॉन्सेप्ट वाइज तो कुछ है नहीं, यही बचा हुआ है, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। और जो हम कॉस्ट शीट बनाएंगे वो 300 यूनिट की बनाएंगे दोस्त, ठीक है ना। 200 यूनिट का तो डाटा दे रखा है, 300 यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, बताइए कैसे करेंगे। मैंने कहा सर सबसे पहले आता है डायरेक्ट मटेरियल, जिसको हम प्यार से कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम भी कहते हैं। तो सबसे पहले मैं कहूंगा देखो 1,20,000 रुपए का डायरेक्ट मटेरियल है 200 यूनिट पर, तो 1,20,000 रुपए खर्च हुए 200 यूनिट बनाने में। तो मैंने कहा 1,20,000 को जब मैं 200 से डिवाइड करूंगा, टोटल कॉस्ट अपॉन में टोटल यूनिट करते हैं तो कॉस्ट पर यूनिट आती है। तो अगर 200 यूनिट बनाने पे 1,20,000 खर्च हुए तो एक यूनिट पे कितना, तो 1,20,000 डिवाइड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय, अगर एक यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी इन दोनों को डिवाइड करने के बाद, तो 300 यूनिट बना रहे हैं, तो 300 यूनिट पे कितनी की कॉस्ट आएगी, निकल जाएगा। जैसे ही आ जाएगा तो हमें एक निकालते हैं, 1,20,000 डिवाइड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 300, तो टोटल आ गई 1,80,000 रुपए। मतलब पहले तो मैं कन्वर्ट करूंगा दोस्तों कि 1,20,000 रुपए खर्च होते हैं 200 यूनिट बनाने में, तो मुझे बताओ 300 यूनिट बनाऊंगा तो कितने खर्च होंगे, वेरिएबल है ना, यूनिट बढ़ाने से कॉस्ट बढ़ेगी। हाँ, पर जो 25% राइज हुआ वो क्या है, वो सर प्राइसिंग है। पहले मैंने आपको बताया था कि मान लो एक यूनिट, देखिए एक बार 200 यूनिट बनाने 1,20,000 डिवाइडेड बाई 200 करा तो कितना आया, 600 रुपए। मतलब ये हुआ
कि मैं एक बार और समझाता हूँ आपको, है ना, एक बार और समझाता हूँ, फिर मेरे को सुकून मिल जाएगा एक बार कि हाँ पिछली बार क्या पता भाई भूल गए हो, आगे देख लिया हो। देखो ऐसा होता है, 200 यूनिट है, ठीक है, 200 यूनिट है। इसके बाद 200 यूनिट है, अगर मैं कहूं 600 रुपए पर यूनिट है, 600 रुपए पर यूनिट है, तो मुझे बताइए कॉस्ट कितनी आएगी? 1,20,000 रुपए। बड़ा सिंपल जाता भाई, 1,20,000 को 200 से डिवाइड कर दो, 600 रुपए पर यूनिट आई। पता वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि अगर 200 रुपए 200 यूनिट बना रहे हो और 600 रुपए की एक यूनिट है, पर यूनिट कितना प्राइस है? 600 रुपए, तो 1,20 आएगा। यही तो था मेरे पे क्वेश्चन में, क्या दे रखा? 200 यूनिट का प्राइस 120 है, 1,20,000 है। 200 यूनिट का प्राइस कितना है? 1,20,000। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वो 25% राइज क्या हुआ? देखो वो 25% ना तो ये राइज हुआ है, ना तो ये राइज हुआ 20%, ना ही 25% जो रेज हुआ है वो ये हुआ है। एक्चुअली में जो क्या हुआ है कि अगले साल 2017 में 600 रुपए की एक यूनिट आती थी, अगले साल अब 25% इंक्रीज हो गया, अप हो गया। इसका मतलब अब 600 की एक नहीं, अब 600 प्लस 25%, अब 750 रुपए पर यूनिट के हिसाब से आएगी कॉस्ट। ये समझिए आप ये समझिए, ये मत समझिए कि ये 25% से बढ़ गया, ना यूनिट 25% बढ़ी, ये बढ़ गया। 600 रुपए की एक यूनिट आई करती थी 2017 में, 25% प्राइस राइज होने का मतलब है अब वही यूनिट 750 रुपए पर यूनिट के हिसाब से आएगी। तो मुझे बताइए, तो अब अगर मैं यूनिट नहीं इंक्रीज करता, अब मैंने क्या करा, 200 से 300 कर दिया ना। अब अगर मैं यूनिट नहीं इंक्रीज करता, तो मैं यूनिट नहीं इंक्रीज करता, अगर मैं यूनिट नहीं इंक्रीज करता, देखो ये तो समझ में आ गया ना 25% एक्चुअल में है क्या। देखो 300 यूनिट कर दी मैंने। अब मैंने कहा मुझे बताइए सर, 300 यूनिट बनाई, प्रोड्यूस करनी है एस्टिमेटेड, और एक यूनिट 750 की मिल रही है। अब मल्टीप्लाई बाय 300 करो 750 को, ये कितना आया? 2,25,000 रुपए। तो अगर आप इसका 25% कर देंगे तो गलत हो जाएगा दोस्त। 1,20,000 का 25% ऐड कर देंगे तो 1,50 आता है, गलत है वो। पहले क्या करना है आपको, ये लाने के लिए आपको क्या करना है, समझी में आया क्या बोल रहा हूं मैं? 25% क्या बढ़ा है? 25% प्राइस नहीं बढ़ता, कोई पर यूनिट बढ़ता है। क्या बढ़ता है? पर यूनिट। समझ में आ रहा है? और हर बार ऐसा करना है, जब भी कहीं नजर आए दोस्तों, जब भी कहीं नजर आए कि 20% बढ़ गया, 10% बढ़ गया, तो अमाउंट मत बढ़ा देना, पर यूनिट बढ़ाना। मतलब अब पहले एक यूनिट इतने की आती थी, अब बढ़कर आएगी 25%, ये मतलब है। होता है ना, महंगाई बढ़ जाती है ना साल साल में, वो वाला सिस्टम है यहाँ पर। अब मैंने कैलकुलेशन कैसे करी, मैंने कहा देखो अगर 200 यूनिट आप बनाते हो और 200 यूनिट पे 1,20,000 का खर्चा है, तो पहले ये निकाल लो कि अगर प्राइस ना राइज हुआ, अगर प्राइस नहीं बढ़ा, प्राइस वही रहे 600 पर यूनिट रहे, तो 300 यूनिट पे कितना खर्चा आएगा। मैंने ऐसे निकालने की कोशिश करी, समझ में आया? या तो पर यूनिट के बेसिस पर भी निकाल सकते हो, या आप वैसे कर सकते। अगर ने कहा भाई मैं तो पर यूनिट के बेसिस पे निकालूंगा, तो मैंने ऐसे कर लो, 1,20,000 रुपए खर्च हुआ 200 यूनिट बनाने पे, तो एक यूनिट पे 600 रुपए खर्च हुआ, 600 में 25% ऐड करो 750, और जितने यूनिट बना रहे हो उससे मल्टीप्लाई कर दो, 750 मल्टीप्लाई 300। पर मैंने क्या करा है, मैंने ऐसे करा है कि देखो अगर कोई प्राइस राइज नहीं होता, तो मुझे बताओ 300 यूनिट पे कितना खर्चा आता सेम पर यूनिट पर। तो मैंने कहा ऐसा कर लो कि भाई 1,20,000 रुपए खर्च हुए 200 यूनिट पर, यह आ गया 600। तो मुझे बताओ 300 पे कितने खर्च होते? तो आपने कहा सर 1,80,000 रुपए होते। ये निकला ना भाई, अगर 1,20,000 200 यूनिट पर है, तो मुझे बताइए दोस्तों 300 यूनिट पे कितना होगा। तो ये जब निकलेगा प्राइस, ये तब निकलेगा अगर 25% रेज ना हो, अगर पर यूनिट कॉस्ट सेम रहे, कोई भी रेज ना होता तब ये आता, पर क्या करा, रेज हुआ। अब हमने कहा चलो 300 यूनिट बनाने पे 1,80 खर्च होता, पर 25% प्राइस रेंज हो गया, तो 25% यहां पर ऐड कर देंगे तो आएगा 2,25,000 रुपए। समझ में आ रहा है? लास्ट बार समझाया मैंने आपको ये, क्योंकि मैं आपको पहले भी बहुत बार समझा चुका क्वेश्चन के अंदर यही सेम चीज है। हो सकता है कि भाई किसी किसी ने नहीं देखा हो, तो इसलिए मैं आपको कर रहा हूं। दो तरीके हैं, समझ में आया ना? पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आप और करके लिख सकते हो, मैंने दोनों लिख देता हूं पहले ही क्वेश्चन में, अदरवाइज नहीं लिखेंगे अगली बार में, कि भैया देखो 600 रुपए पर यूनिट था, कैसे निकला था 600 पर यूनिट? 1,20,000 डिवाइड बाई 200, इसमें ऐड कर दो 25% प्राइस रेंज हो गया, तो यह आ गया 750 रुपए पर यूनिट। और कितनी यूनिट बना रहे हैं इस बार? 300 यूनिट। तो 750 इंटू 300 कितना होता है? 2,25,000। तो अब जो मेरा कॉस्ट आई वो 2,25,000 आई। समझ में आ गया ना? अब बताओ कौन सा करना पसंद करोगे, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। डायरेक्ट मटेरियल हो गया, डायरेक्ट लेबर चलते हैं दोस्त। अगर मैं डायरेक्ट लेबर की बात करूं, तो डायरेक्ट लेबर मींस डायरेक्ट वेजेस, कुछ भी दे सकता है क्वेश्चन के अंदर, लेबर भी दे सकता है। अभी वेज दे रखा 1,80। क्या आप
1,80,000 से सीधा 10% बढ़ा दोगे? नहीं, पहले आप कहोगे कि 1,80,000 रुपए खर्च हुआ 200 यूनिट बनाने पे। तो अगर प्राइस नहीं रेंज होता, प्राइस नहीं बढ़ता, तो 300 यूनिट पे कितना खर्चा होता? तो पहले आप ये निकालते 300 यूनिट पे कितना खर्चा होता। हाँ, इतना होता। मैंने कहा देखो 1,80,000 डिवाइड बाई 200 करा तो 900 रुपए पर यूनिट का वेजिस पे कर रहे हैं। और 300 पे कितना होता? मैंने कहा 270 का। अगर 200 यूनिट बनाने पे 180 रुपए खर्च होते वेजिस में, तो 300 यूनिट बनाने पे 270 खर्च होते। पर वो कह रहा है प्राइस बढ़ गया, तो ऐसे कर लीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है कितना सिंपल सा है। डायरेक्ट 180 का 10% मत बढ़ाइएगा, ठीक है जी। प्लस 10%, 270 का प्लस 20% करेंगे तो क्या आएगा? 2,97,000। ये आ जाएगा सर प्राइम कॉस्ट, क्योंकि हमें क्या नहीं दे रखा? डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दे रखा। डायरेक्ट एक्सपेंस देगा तो डायरेक्टली देगा कि हाँ ये है डायरेक्ट एक्सपेंस, अलग से नहीं देगा कोई। तो 2,97,000 प्लस 2,25,000, यह आ जाएगा 5,22,000 रुपए, 5,22,000। यहां तक क्लियर हो गया सर राइजिंग कैसे करते हैं? ठीक है। इसके बाद मैंने इतनी बार बता दिया ना आपको, तो जब भी आप पेपर में कभी आएगा ना, तो मेरी याद जरूर आएगी आपको कि हाँ यार ये सर ने क्लियरली कह के बताया था, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, ऐसा करना, तो याद जरूर आएगी। देखिए आगे देखेंगे तो अब हमारा ये हो गया कंप्लीट, ये हो गया कंप्लीट। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस है 75,000। भैया कितना है? 75,000। तो मैन्युफैक्चरिंग वेजेस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग चार्ज मतलब फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री से रिलेटेड चार्ज होता है। मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कितने चार्जेस होते हैं? फैक्ट्री से रिलेटेड क्या है, कुछ दे रखा है? कह रहा है जी मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस विल इंक्रीज इन प्रोपोर्शन टू कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस। तो जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है और प्लस वेजेस, इनको कर दो कंबाइन। ठीक है जी, तो इनको कंबाइन करने में कितना आया पहले चेक करते हैं। वो कह रहा है कि देखो सर, पहले देखा तो भाई ये दोनों को कंबाइन करेंगे, 1,20,000 प्लस 80,000। 2017 में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितना है? मैं इसके लिए बनाता हूं दूसरा वर्किंग नोट, पढ़ लो एक बार क्या लिखा है। वो लिख रखा है, वो कहा कि मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस जो होंगे ना वो इंक्रीज हो रहे हैं। किस प्रपोर्शन में? इस प्रपोर्शन में, इन प्रपोर्शन द कंबाइंड। कंबाइंड मतलब प्लस किसकी कंबाइंड? एक तो मटेरियल की कॉस्ट और एक वेजेस की कॉस्ट। अच्छा, तो इस तरीके से समझिए कि 2017 में और 2018 की बात करूं तो मटेरियल कॉस्ट क्या आई और वेजेस कॉस्ट क्या आई, इन दोनों को जोड़ दो पहले। तो 2017 में मटेरियल कॉस्ट ऊपर देखेंगे तो 2017 में मटेरियल कॉस्ट जो आई वो आई 1,20,000 और 1,80,000। तो 1,20,000 रुपए की मटेरियल कॉस्ट और 1,80,000 रुपए की लेबर कॉस्ट। तो 1,20 प्लस 1,80 तो आएगा 3 लाख रुपए। ठीक है जी। अब 2018 में कितने आए अभी निकाला हमने, 2,25 और 2,97, 5,22। इन दोनों को 25 और 2,97 जिनको मिलाकर हो गया 5,22। वो कह रहा है जी देखो, ध्यान सुनेंगे, कैलकुलेटिंग, यहां नाम ले देना, कैलकुलेटिंग मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस, मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस के लिए वर्किंग नोट बनाना। अब वो कह रहा है 2017 में जो मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस है वो कितने हैं मुझे बताइए। 2017 मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस जो है वो है 75,000 रुपए। तो इस तरीके से निकालेंगे कंबाइंड। कह रहा है प्रपोज किस प्रपोर्शन में इंक्रीज हो रहा है? हाँ बढ़ रहा है। ये क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। पर किस प्रपोर्शन में इंक्रीज हो रहा है? वो कह रहा है कॉस्ट तो इंक्रीज हो रही है मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस को, पर इस प्रपोर्शन में कि 2017 में जो दोनों का कंबाइंड है, ये क्या है दोस्त? कंबाइंड। कंबाइंड कॉस्ट देखी तो 3 लाख। तो कह रहा है जब कंबाइंड कॉस्ट मटेरियल और वेजेस दोनों मिलाकर बोल रहा हूं कंबाइंड कॉस्ट, ठीक है। तो जब भी मैं वर्ड बोलूं कंबाइंड कॉस्ट तो समझ लेना मटेरियल और वेजेस की बात कर रहा हूं, दोनों को मिलाकर। कंबाइंड कॉस्ट 3 लाख लगने पे 75,000 का मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस खर्च होता है। तो मुझे बताओ, ओहो ये 5,22 होगा ना, गलत कर, दोबारा सुनेंगे। 3 लाख का अगर कंबाइंड कॉस्ट खर्च होगी तो 3 लाख के हिसाब से 75,000 रुपए खर्च हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस। मतलब 75,000 रुपए खर्च होता है जब कंबाइंड कॉस्ट 3 लाख खर्च होती है। तो मुझे बताओ अगर 3 लाख की कंबाइंड कॉस्ट खर्च होने पे 75,000 का मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस लगता है, तो मुझे बताओ 5,22,000 की कंबाइंड कॉस्ट अगर 2018 में खर्च होगी तो कितना चार्जेस लगेगा। इस तरीके से फाइंड आउट करना है, कंबाइंड कॉस्ट के प्रपोर्शन में बांटना है। क्या बोला मैंने? कंबाइंड कॉस्ट के। दोबारा बताएं, जब मटेरियल और वेजेस की कंबाइंड कॉस्ट 3 लाख रुपए की होती थी तो मैन्युफैक्चरिंग कितना लगता था? 75,000। मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस किस पे डिपेंड है? कंबाइंड कॉस्ट ऑफ द मटेरियल एंड वेजेस।
अगर मटेरियल और वेजेस दोनों मिलाकर 3 लाख खर्च होता था, 3 लाख मटेरियल वेजेस खर्च होने के बाद मैन्युफैक्चरिंग में 75 खर्च हो रहे हैं, तो मुझे ये बताओ कि अगर इन दोनों की कंबाइन कॉस्ट 5/22 खर्च हो तो फिर मैन्युफैक्चरिंग कितना हो, बढ़ जाएगा ना। 3 लाख पर 75 खर्चा तो 5/22 पर कितना, इस तरीके से प्रोपोर्शनेट करना है कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल एंड वेजेस का। समझ में आ गया, याद रहेगा वर्किंग नोट। तो 75,000 डिवाइड बाय 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 5,22,000। दोस्तों अब सिंपल चीज नहीं आएगी, ये बिल्कुल दिमाग से उतार दीजिए। जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ता जाएगा देखना क्वेश्चन की डिफिकल्टी कैसे बढ़ेगी। ये आ गया 1,30,500। तो हमने कहा अगर 3 लाख का कंबाइंड कॉस्ट खर्च करोगे तो मैन्युफैक्चरिंग, अगर 3 लाख का कंबाइंड कॉस्ट खर्च करने पे मैन्युफैक्चरिंग 75 आ रहा है, तो 5/22 का कंबाइंड कॉस्ट खर्च करेंगे 2018 में तो मैन्युफैक्चरिंग 31,500 आएगा। इसको ऐड कर देंगे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। जिसको हम प्यार से फैक्ट्री ओवरहेड भी कहेंगे। उसके लिए मैंने क्या बनाया, वर्किंग नोट नंबर 1 है 2 है, ठीक है 1 है, 1 है, पहला ही वर्किंग नोट है। 1 में बताया मैंने कि किस तरीके से कंबाइंड कॉस्ट आएगी। तो यहां पर लिख दिया था फिर दोबारा। मैंने कहा देखो 75,000 रुपये खर्च हुआ जब 3 लाख की कंबाइंड कॉस्ट होती है, तो मुझे बताओ 5,22,000 क्या है, 5,22,000, हाँ 5,22,000 के कितने आएगी, तो 1,30,500 रुपए की कॉस्ट आ रही है। क्लियर है नहीं है, क्लियर, समझ में आ गया ना। ये स्पेशल क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहा है। देखो जैसे जैसे हम क्वेश्चन बढ़ते हैं हमें नई नई चीजें सीखने को मिलेगी, और मैं कह रहा हूँ एंड तक आ जाए, जिस दिन भी कॉस्ट शीट खत्म होगी ना उस दिन मैं कोई सा भी क्वेश्चन दे दूँ आपको, कहीं से भी निकाल के, किसी भी बुक से कहीं से भी आप आराम से कर दोगे वो क्वेश्चन, अगर आपको ये चीज में परफेक्शन है तो। अब मैं बात करता हूं इसको टोटल करने के बाद आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी नहीं दे रखा दोस्त। 5,22,000 प्लस 1,30,500, ये आ गया 6,52,500। इसमें ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और इसके बारे में कुछ भी नहीं दे रखा था। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के बारे में कहा था अनचेंज्ड, और सेलिंग में भी अनचेंज था शायद। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कैसा हो सका, मैनेजमेंट एक्सपेंस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन मींस मैनेजमेंट, ऑफिस में जनरल एक्सपेंस हो गए, रेंट एंड टैक्सेस, रेट एंड टैक्सेस, इसको मान लेंगे ऑफिस का है। क्योंकि आपको पता है, एक बात पता है आपको कि पीएनएल अकाउंट में जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस जाते हैं और डायरेक्ट इनकम जाती है, और जो पीएनएल अकाउंट होता है ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस जाते हैं, और जो पीएनएल अकाउंट होता है उसमें इनडायरेक्ट खर्चे और इनडायरेक्ट इनकम जाती है। तो दोस्तों ये इनडायरेक्ट है और ये सारे खर्चे क्या है, इनडायरेक्ट है, इसलिए इनको ओवरहेड कहेंगे दोस्त। पता है ना, नहीं पता तो 12 बता देते हैं कि पीएनएल ट्रेडिंग एंड पीएनएल जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में करते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस जाते हैं जो रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, और जो पीएनएल अकाउंट होता है उसके अंदर इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम जाती है। तो जो भी पीएनएल अकाउंट में शो कर रहा है वो सारे ओवरहेड है, क्योंकि वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंस को ओवरहेड कहा जाता है। कौन कौन से है, जनरल एक्सपेंस, मैनेजमेंट एक्सपेंस और रेट एंड टैक्सेस, ये तो सेलिंग का है। जनरल एक्सपेंस, मैनेजमेंट एक्सपेंस, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। कितना कितना है जी, 30,000, 15,000 और 45,000, नहीं 30,000, 90,000 और 15,000, 30,000, 90,000 और 15,000। 30,000, 15,000 और ठीक है, दोनों तीनों को ऐड कर देंगे। इनमें सर कोई भी चेंजमेंट नहीं है, नहीं है जी, मेरे को क्वेश्चन में इसी तरीके से दिखा था, कह रहा था कि देखो सेलिंग एक्सपेंस जो पर यूनिट है वो तो रिमेन अनचेंज है, पर यूनिट अनचेंज है, कहीं आप अमाउंट को समझो, एक यूनिट का जो सेलिंग प्राइस है वो अनचेंज है, जो पहले था वही रहेगा, और अदर एक्सपेंस विल बी अनअफेक्टेड बाई आउटपुट इंक्रीजिंग द आउटपुट। आउटपुट बढ़ाने से अदर एक्सपेंस अनइफेक्ट है, मतलब कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा। 8 नंबर का क्वेश्चन है, दोनों को तीनों को जोड़ेंगे, 30, 90 और 15, यह आ जाएगा 1,35,000, और इसको जोड़ने के बाद हम कहते हैं यही हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कह लो या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कह लो दोस्तों,
क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद ऐड होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड माइनस होता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, दोनों नील है। नील हो जाएगा तो कॉस्ट ऑफ गुड प्रोडक्शन ही कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बन जाएगा। इसमें ऐड करेंगे सेलिंग एंड एक्सपेंसेस में ऐड कर देंगे। तो सेलिंग एक्सपेंस अनचेंज्ड है, पर यूनिट विल रिमेन अनचेंज। सेलिंग एक्सपेंस पर यूनिट विल रिमेन अनचेंज्ड, पर यूनिट निकालना पड़ेगा सेलिंग एक्सपेंस का। बताओ 45,000 रुपए सेलिंग एक्सपेंस क्या आ रहा है, 45,000 रुपए का हमारा जो खर्चा है सेलिंग में, वो कितने यूनिट बनाने पे हुआ था, 200 यूनिट पे। तो मुझे बताओ एक यूनिट का क्या होगा। मैंने कहा 45,000 का सेलिंग एक्सपेंस हुआ दोस्त, पिछले साल 2017 में 45,000 का सेलिंग एक्सपेंस हुआ। तो मैंने कहा 45 का सेलिंग एक्सपेंस हुआ 200 यूनिट पे, तो डिवाइड बाई 200 तो कितना आ जाएगा, 225 रुपए पर यूनिट। तो मुझे बताइए अगर 225 पर यूनिट आया मतलब, तो ये रिमेन अनचेंज्ड है, पर यूनिट अनचेंज है, अमाउंट अनचेंज नहीं है, पर यूनिट अमाउंट तो चेंज होगा दोस्तों। 200 यूनिट प्रोड्यूस करने पे, बेचने पे, आउटपुट बनाने या बेचने पे 45,000 का खर्चा आता है, सेलिंग बेचने का खर्चा। तो एक यूनिट पे कितने का बेचने का खर्चा है, 225 का। तो मैंने कहा था अगर एक यूनिट पे 225 का, तो 300 यूनिट बना रहा हूं 2018 में, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट विल अनचेंज्ड। जो पहले पर यूनिट था वही अब है, अमाउंट चेंज हो जाएगा। देखना 225 मल्टीप्लाई बाय 300 आ जाएगा 67,500। समझ में आया ना, हो गया ना अमाउंट चेंज। अमाउंट में नहीं बोला था, पर यूनिट अनचेंज कहा था। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 6,52,500 6,52,500 प्लस 1,35,000 रुपए, तो आएगा 7,87,500। इसमें ऐड कर देंगे 67,500, तो आएगा 8,55,000 रुपए। तो ये भैया ये आ गया कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ दैट इज 8,55,000। कोई मुश्किल इस क्वेश्चन में, कोई मुश्किल नहीं था। अब क्या रहा था, ये देखो 10% प्रॉफिट है सेलिंग प्राइस का, तो प्रॉफिट सेलिंग का प्राइस का 10% है। तो मैंने कहा यहाँ पर ऐड तो करना है मुझे प्रॉफिट, पर प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो सेलिंग प्राइस का। अरे ये तो बच्चा लगेगा, अब 10% ऑफ सेल है, ठीक है जी। आप इसको 10% ऑफ सेल है, इसको कॉस्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। मैंने आपको बताया अगर 10% सेल का है तो 10% का मतलब 10/100, तो 1/10 अगर सेल का है तो कॉस्ट के लिए एक कम करना पड़ता है, तो 1/9 ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। तो 10% ऑफ सेल बोल लो या 1/9 ऑफ कॉस्ट कह लो, बात एक ही होगी। नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं, कैसे सर, वो 100 लेट करके, कि अगर सेल को मैंने 100 माना, अगर मैंने सेल को 100 मान लिया, ठीक है, तो अगर ये 100 है तो इसका 10% लगाएंगे, सेल का ये 10 हो जाएगा, तो ये 90 के बराबर। तो अगर 8,55,000 90 के बराबर, तो 10 के हिसाब से कितना, या तो 1/9 कर दो, सीधा प्रॉफिट आ जाएगा। तो 8,55,000 डिवाइड बाई 9 करूंगा तो आएगा 95,000। कितना आ रहा है सर, 95,000 का प्रॉफिट आया। ऐड कर देंगे 8,55,000 में, तो आ जाएगा 9,50,000 की सेल। इसमें आ गया था ना ये वाला। अगर आप ऐसा करना चाहो तो हमने कहा कि लेट कर लिया कि सेल 100 है, प्रॉफिट 10% है सेल का, तो ये 10 हो गया, तो ये 90 होगा, 90 प्लस 10 100 बन जाएगा। अगर 8,55,000 को 90 से डिवाइड करूंगा और 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 95 आएगा दोस्त। और इस तरीके से हमारा एक लास्ट को निकालते हैं, सेल पर यूनिट। सेल पर यूनिट निकाल लेते हैं कि मैंने कहा देखो 9,50,000 है और 300 यूनिट हमने बेचा है, तो मुझे बताओ 9,50,000 डिवाइड बाय 300 करेंगे तो 3167 अप्रोक्सीमेटली 3166 जा रहा था, तो मैंने 3167 कर दिया पर यूनिट। मतलब हमारा सेलिंग प्राइस क्या है, 3,167 रुपए, इतना प्रॉफिट। और इस तरीके से बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, वर्किंग नोट जरूर आ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 हमने खत्म कर दिया। नंबर चल रहे हैं 24 पे, 23 खत्म, 24 पे 8 नंबर आ गए जी, 8 नंबर। ये तो मैं बहुत आराम आराम से करा रहा हूं, अगर आप खुद करेंगे तो स्पीड से करेंगे इसको। आइए सर, हर चीज में नया मिलेगा, आप देखना, क्योंकि स्कैनर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। द फ्लोइंग डाटा आर अवेलेबल फ्रॉम द बुक एंड रिकॉर्ड ऑफ वीमाइज लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ द नवंबर 2017। तो भैया नवंबर 2017 के महीने की डिटेल आपको दे रखी है। कह रहा जी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 20,000 है, जिसमें 125% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड है ये। ओहो, ये कह रहा है जी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है ना वो 20,000 रुपए है। जो ये 20,000 रुपए आया, ये फैक्ट्री ओवरहेड का 125% करके आया। मतलब ऐसे कि फैक्ट्री ओवरहेड होगा, इसका मैं 125% निकालूंगा, तब जाकर 20,000 रुपए आएगा, जो कि डायरेक्ट लेबर होगा। तो इससे एक चीज तो पता चल गई,
कि यहां से अगर मैं इसको x कहूं, ये मल्टीप्लाई बाय 125 और ये मेरे को दे रखा है 20,000, तो 125 को नीचे भेज दूंगा तो डायरेक्टली मिल जाएगा। कैसे? 20,000 डिवाइडेड बाय 125%, तो 16,000 रुपए आपकी क्या होगी? फैक्ट्री ओवरहेड। ऐसे निकला, मतलब समझ में आया? वो क्या कह रहा था, समझ में आया कि जो 20,000 रुपए आया है ना, ये फैक्ट्री ओवरहेड का 125% करके आया है। तो मैंने कहा अगर फैक्ट्री ओवरहेड का 125% करके 20,000 आया है, तो बताओ फैक्ट्री ओवरहेड कितना? 20,000 डिवाइडेड बाय 125, दैट्स कॉल 16,000 रुपीज आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड आ गया। आगे बढ़ते हैं। कहता है नवंबर 1 को रॉ मटेरियल इतना था और नवंबर 30 को रॉ मटेरियल इतना था, तो ये हो गया ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, सेम एज इट इज क्लोजिंग। ठीक है। सेलिंग एक्सपेंस आपको दे रखा है दोस्त, ऑफिस एक्सपेंस आपको दे रखा है, सेल आपको दी रखी है, कंपनी मेंटेन प्रॉफिट 25% कॉस्ट, शुक्र मनाओ 10%, इसको बोलो थैंक यू मनी मन, क्योंकि भैया कॉस्ट का दे दिया, सेल में झंझट नहीं पानी, रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ। अरे यार इतना सिंपल क्वेश्चन। स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट, स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है जो मैं कॉस्ट शीट बना रहा हूं फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2017। कितने पुराने पुराने क्वेश्चन दे रखे हैं। देखो क्वेश्चन पुराने नहीं होते, डायरेक्ट टेक्स्ट थोड़ी ना है, लॉ थोड़ी ना है कि उसमें सब चीज पुरानी हो जाएगी। एक ही रहता है, सालों साल यही रहता है। जब भी इस पेपर में आएगा क्वेश्चन, जिस साल पेपर में आएगा उस साल का नाम आ जाएगा। मान लो 2022 में पेपर में आ रहा है तो 2022 का नाम आ जाएगा, 2021 में आ रहा है 21 में आ जाएगा, 23 में आ रहा है 23 का नाम आ जाएगा, 25 में आएगा 25 का आ जाएगा। पेपर के अंदर ना क्वेश्चन यहीं से पुटअप होते हैं, बस वो कर देते हैं, डिजिट चेंज कर देते हैं, एक तो वो डिजिट चेंज कर देते हैं, ठीक, और साथ में ऐसे डिजिट मतलब अमाउंट चेंज कर दिया, सारा फॉर्मेट वही होगा, अमाउंट में हल्का से चेंज कर देंगे और नवंबर 2017 के जिस साल पेपर होगा उस साल की डेट डाल देंगे। हकीकत यही है दोस्तों, आप पिछले क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए। डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है क्या? दे रखा है या नहीं दे रखा पता नहीं, तो यहां दे रखा है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल तो पता नहीं, पर ये डिटेल दे रखी निकालने के लिए, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि कैरीज इनवर्ट दे नहीं रखा, जो भी आएगा वो डायरेक्ट मटेरियल होगा। डायरेक्ट लेबर, हाँ ये दे रखा है, डायरेक्ट लेबर आपको डायरेक्टली दे रखा है जो कि 20,000 है, 20,000। आइए पहले यही कर लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक को रॉ मटेरियल दे रखा है, हाँ जी 10,000 रुपये, और क्लोजिंग स्टॉक का रॉ मटेरियल दे रखा है 20,000 रुपीज। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का 10,000, परचेज अभी पता नहीं, क्लोजिंग स्टॉक है 20,000। परचेज देखिए कहीं पर दे रखी है क्या? भाई परचेजेस तो है ही नहीं, और कभी ऐसा हो सकता है कि परचेजेस ना हो। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कभी ऐसा हो सकता है कि रॉ मटेरियल खरीदा नहीं गया ड्यूरिंग द ईयर? नहीं हो सकता। क्यों? इस क्वेश्चन को देख लो। साल के शुरू में 10,000 का रॉ मटेरियल था और साल के एंड में 20,000 का कैसे बच जाएगा भाई? आप खुद ही जानते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर कुछ खरीदा होगा तभी तो। मैं कह रहा हूं साल के शुरू में मेरे पे एक पेन था और पूरे साल मैंने कोई भी पेन नहीं खरीदा, पर साल के अंत में मेरे 2 पेन निकले कि बच्चा कहता सर आपने चोरी कर लिया। मैंने कहा ये क्या बात हुई? तो कह रहा, मैंने कहा समझिए समझिए दोस्तों कि साल के शुरू में अगर 10,000 रुपए का पेन है, 10,000 रुपए है, साल के शुरू में एक पेन है, क्या साल के एंड में 2 पेन बच सकते हैं? नहीं बच सकते। पेन तभी बच सकता है जब आपने परचेज करा हो, और अगर क्वेश्चन में आपको परचेज नहीं दे रखी तो आपको वर्किंग नोट बनाकर परचेज निकालनी होगी। वर्किंग नोट नंबर 1 बनाइए और कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल परचेज। कितना रॉ मटेरियल परचेज करा ड्यूरिंग द ईयर? समझ में आ रहा है दोस्त? क्योंकि दोस्तों क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है आपको 20,000, ओपनिंग स्टॉक है 10, साल के शुरू में मेरे 10,000 का रॉ मटेरियल था और साल के आने 20,000 का बच गया, और ड्यूरिंग द ईयर मैंने आउटपुट भी जनरेट कर लिया। भाई कुछ तो गुड यूनिट बनाई है, नहीं बनाई? बनाई, तभी तो कॉस्ट शीट आगे मेंटेन हो रही। खर्चा और यूनिट नहीं बनाई होगी तो परचेज तो करा है। तो कभी भी अगर परचेज नहीं दे रखा हो तो गलत है, उसमें या तो मिस्टिंग है
या फिर उसका निकालने का हिंट दे रखा होगा। ठीक, तो निकालेंगे। अब सबसे मुश्किल यहाँ पर ये है कि जो रॉ मटेरियल निकालने का तरीका है ना, वो यहीं से आएगा, एंड मेरा यहीं से आएगा रॉ मटेरियल निकालने का तरीका। जो मैं कैलकुलेशन करता हुआ आ रहा था, अब मैं सारी कैलकुलेशन रिवर्स करूंगा। देखना, पहले मैं यहाँ पर कर देता हूँ। डायरेक्ट मटेरियल मान लो कुछ भी आ रहा है, इसको जोड़ दिया यहाँ पर, ठीक है, प्लस रॉ मटेरियल। तो यहाँ पर जोड़ने के बाद क्या आएगा मुझे बताना, प्राइम कॉस्ट, ठीक है ना। यहाँ जोड़ने के बाद क्या आएगा, प्राइम कॉस्ट। मुझे नहीं पता क्यों आएगा, क्या क्या आएगा प्राइम कॉस्ट, क्योंकि मुझे भी वो नहीं पता, परचेज रॉ मटेरियल। समझिए दोस्तों, रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल निकालने का कोई अलग तरीका नहीं है। जो कॉस्ट शीट हम सीधी बनाते थे, रॉ मटेरियल निकालने के लिए उल्टी बना देंगे। बस मैं उसके लिए पहले ही करा रहा हूँ कि मान लो यहाँ पर कोई अमाउंट होगा, उस अमाउंट को एड लेस करने के बाद यहाँ आ जाएगा, यहाँ ऐड करने के बाद ये अमाउंट आएगा, क्योंकि अगर ये नहीं पता तो ये भी नहीं पता होगा भी। ठीक है, कोई बात नहीं, फॉर्मेट उतार लेते हैं। फिर हम करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड ऐड। क्या करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे। बताओ फैक्ट्री ओवरहेड क्या निकाल सकता हूँ मैं, फैक्ट्री ओवरहेड मुझे, हाँ निकाल सकता हूँ। ये तो मुझे दे रखा था 125% है, तो कैसे निकलेगा फैक्ट्री ओवरहेड, सर ऐसे निकलेगा, जो डायरेक्ट लेबर है ना 20,000 रुपए, उसको 125 से डिवाइड कर देंगे, 125% से डिवाइड करेंगे, तो जो आएगा वो 16,000 रुपये आ जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था शुरुआती क्वेश्चन में, है ना, कैसे निकालना है, इस तरीके से। ठीक है, इसको लिख भी सकते हैं अलग से, इसको लिख भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लिख सकते, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख सकते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने के बाद क्या आएगा मुझे बताइए, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। क्या आएगा, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। मुझे नहीं पता क्या आएगा, क्योंकि जब तक प्राइम कॉस्ट नहीं आएगी, भाई ये पता है प्राइम कॉस्ट आने के बाद मैं ऐड करूंगा तो ग्रॉस आ जाएगा। ठीक है, फिर ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, और माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। ये दे रखा है, हाँ ये दे रखा है, ये देखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP दे रखा है 8,000, क्लोजिंग दे रखा है 4,000, तो 8,000 यहां आ जाएगा, 4,000 यहां आ जाएगा, और माइनस करने के बाद यहां डाल देंगे 4,000। अब जो भी आएगा, आने का आएगा, देखेंगे। पहले बस लिख रहे हैं, जो नहीं पता वो एज इट इज लिख देंगे। इसके बाद आता है नेट फैक्ट्री कॉस्ट, ये आता है नेट फैक्ट्री कॉस्ट, और उसमें ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ये जब पहली बार आया था ना ये क्वेश्चन, तो किसी बच्चे से हुआ नहीं था, मैक्सिमम मेजर बच्चे गलत करके आए थे क्वेश्चन, क्योंकि समझ नहीं आया उनको परचेज, वो एक तो बिना परचेज के एंट्री करने लगे, नेगेटिव आंसर आ रहा उनका। तो मैं ये कह रहा हूं कि हर चीज करने से आएगी। देखो इस टाइप का क्वेश्चन अभी अब तक आपने करा नहीं, करा ना, आपको नया नया क्वेश्चन मिल रहा है ना सीखने को, तो बस। तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड दे रखा है, हाँ जी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, ऑफिस एक्सपेंस दे रखा है 10,000 रुपए, डालिए सर 10,000 रुपए। अब ये पता नहीं, जो भी होगा ठीक है, आ जाएगा। तो इसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, मैं करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड माइनस करेंगे, दे रखा है हाँ 10,000 और 5,000, 10,000 और 5,000 माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा 5,000। अब भाई ये तो पता नहीं, और जो पता होगा ठीक है, ऐड करने के बाद आपको पता है क्या आता है, हाँ सर पता है मुझे क्या आता है, क्या आता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इसमें माइनस कर दूंगा, बताओ क्या, इसमें माइनस करेंगे सर वो माइनस नहीं, ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ये दे रखा है, हाँ ये भी दे रखा है, सेलिंग एक्सपेंस 15,000 रुपए। सिंपल क्वेश्चन है, बस यहाँ पर एक डिफिकल्टी है, बस वो परचेज और रॉ मटेरियल नहीं दे रखा। अगर कभी आपको रॉ मटेरियल परचेज नहीं दे रखा होगा तो आप उसको नहीं नहीं मानते, मैंने ऐसा नहीं सिखाया था। मैंने सिखाया था डायरेक्ट एक्सपेंस को अगर नहीं दे रखा होता तब नहीं मानते हैं, परचेज को नहीं मानते। ठीक है, 15,000 रुपये, और जो भी आएगा 15,000 रुपये ऐड करने के बाद इसको हम कह देंगे कॉस्ट ऑफ सेल। 15,000 ऐड करने के बाद क्या बोल देंगे इसको, इसको कहेंगे कॉस्ट ऑफ, तो कह देंगे कॉस्ट ऑफ सेल। इसमें ऐड कर देंगे प्रॉफिट, इसमें ऐड कर देंगे प्रॉफिट 10% ऑफ सेल, प्रॉफिट है 10% ऑफ सेल का, तो क्या आ जाएगी, सेल आ जाएगी। सेल मुझे पता है, हाँ सेल तो पता है, सेल क्वेश्चन में गिवन है, देखिए सेल क्वेश्चन में गिवन। दोस्तों मुझे सेल दे रखी है, इसमें कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ूंगा तो सेल आ जाएगा। सेल मुझे क्वेश्चन के अंदर गिवन है, देखेंगे सेल दे रखी है 1,25,000 रुपए की, तो 1,25,000 की सेल दे रखी है, और कह रहा है जी प्रॉफिट जो है वो 25% है कॉस्ट का,
प्रॉफिट क्या है? 25% कॉस्ट का है। अरे हम तो कह रहे थे थैंक यू, वापसी ले लो थैंक यू, क्योंकि हमें दे सेल रखी है और निकालना कॉस्ट का है, ये तो पता ही नहीं। करो वही कैलकुलेशन। अब मुझे ये बताओ मैं 100 किसको लेट करूंगा? 100 आप दोस्त इसको लेट करेंगे, इसको। प्रॉफिट परसेंटेज जिसका दे रखा होता है 100 उसको लेट करते हैं। समझिए इसके पीछे भी लॉजिक है, ऐसा नहीं है कि मजे मजे में कर रहे हैं, वो रट रहे हैं कि प्रॉफिट जहां दे रखा होगा 25% कॉस्ट का दे रखा हो तो कॉस्ट को 100 लेट करना है, अगर 25% सेल का दे रखा हो तो सेल का 100 लेट करना है। ऐसा कोई लॉजिक नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है रटवाना। समझिए, अगर मैं 100 इसको ना मानकर इसको मान लू तो क्या मैं प्रॉफिट निकाल सकूंगा? अगर मैं इसको 100 ना मानकर इसको निकाल मानूंगा, 100 इसको लेट कर लेता हूं, तो क्या मैं प्रॉफिट निकाल पाऊंगा? नहीं। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट तो कॉस्ट का है ना 25%। जब तक मुझे कॉस्ट पता नहीं होगी प्रॉफिट नहीं निकाल सकता। सेल आप कुछ भी मान लो, क्या ही फर्क पड़ जाएगा उससे? ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो भी परसेंटेज आपको दे रखा होगा आप उसी को मानो। जैसे कि मैंने कहा इसको आप मानोगे 100, तो इसका मुझे लेट कर लिया 100, क्योंकि हर एक चीज अपने आप में 100% होती है, ये लेट कर लेते हैं। 25% कॉस्ट का, अब मुझे पता है 100 है तो मैं निकाल सकता हूँ ना 25%। तो कॉस्ट का 25% कितना हो जाएगा दोस्त? 25। तो ये जो सेल होगी वो कितने परसेंट की होगी? 75 के बराबर होगी। अगर कॉस्ट 100 है और प्रॉफिट 25 है तो सेल कितने के बराबर है? 75 के है ना? नहीं 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 नहीं, 125 के है ना, प्लस करते हैं ना प्रॉफिट को, तो सेल कितने के बराबर होगी? 125 के। ठीक है जी। तो मैंने कहा अगर 125 के बराबर है सेल तो 125 से डिवाइड करूंगा और 25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा, और 1,25,000 को 125 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा। ठीक है भाई, लो जी। तो मुझे अब अलग से वर्किंग नोट नहीं बनाना पड़ेगा। किसके लिए? कॉस्ट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल जो भी बना रहा था ना वर्किंग नोट, उसको इग्नोर कर दो, हटा दो। क्यों? रीजन बिंग कि मेरे को रिवर्स कैलकुलेशन अलग से ना करके यहीं से निकाल दूंगा आपको रिवर्स कैलकुलेशन, तो आपका टाइम बचेगा काफी। जैसे कैसे? तो पहले तो उसको प्रॉफिट निकालो। 1,25,000 मेरी सेल है और ये 125 के बराबर है, तो बताओ 25 के बराबर क्या होगी? 25,000। और अगर ये 25,000 आया है तो ये 1,00,000 आएगा पक्का। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए दोस्तों कि कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करेंगे तब जाकर सेल आएगी, और सेल और प्रॉफिट दे रखा होगा तो सेल में से प्रॉफिट माइनस करेंगे तो कॉस्ट आ जाएगी। अब रिवर्स कैलकुलेशन में क्या होता है? मैं ये वाला यहां पर कुछ अमाउंट है, यहां अमाउंट कुछ है, उसमें ये चीज ऐड करूंगा तो ये आएगा ना। अब मुझे यहां से वहां पहुंचना है तो जो चीज ऐड करी वो माइनस कर देता हूं। तो रिवर्स कैलकुलेशन में हम माइनस करते हुए चलते हैं। तो इधर 15,000 माइनस करूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 85,000। फिर 5,000 माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा? 80,000। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो समझो, अगर यहाँ 80 होगा 5 जोड़ के तभी तो 85 आएगा ना, तो वो है। 80 में से 10 माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा? 70,000। 70 में से 4 माइनस करूंगा तो क्या आएगा? 66,000। 16,000 माइनस करूंगा तो क्या आएगा दोस्त? 50,000। और 50 में से 20 माइनस करूंगा तो क्या आएगा? 30,000। देखो ये मेरा आ गया रॉ मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, मतलब रॉ मटेरियल कंज्यूम तो पूरा आ गया। अब यहां पर जो चीज माइनस करी थी वो ऐड कर देना, और जो चीज ऐड करी थी वो माइनस कर देना, आ जाएगा आपके पास। ये इसकी अलग कैलकुलेशन मैंने फॉर्मेट बना रखा है, इस तरीके से करनी है, जरा सामने देखेंगे। क्वेश्चन में आपको पता है कि परचेज रॉ मटेरियल निकालनी है, आपको ये निकालनी है। वर्किंग नोट मैंने बना दिया ये वाला, ठीक है ना। मुझे ये फाइंड आउट करना है। अब ये कैसे फाइंड आउट करूंगा? पता है कि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल किसके बराबर होता है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजिंग माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। कैरेज इनवर्ट दे नहीं रखा तो सुन लिया नहीं। क्या मुझे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल पता है? हाँ सर, क्या पता है? ये देखिए 30,000 मैंने रिवर्स कैलकुलेशन करके निकाला। आप इसको यहां से रिवर्स कर लो या अलग से वर्किंग नोट बना के रिवर्स कर लो, बात एक ही है सर। तो इसलिए वर्किंग नोट वाला जो बड़ा वाला मैं बना रहा था उसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि यही से रिवर्स करके मुझे ये मिल गया। अगर मुझे मिल गया तो मुझे पहले से पता है 30,000 ये मैंने निकाल दिया रिवर्स कैलकुलेशन करके। ये जो 30,000 रुपए है ये डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम ही तो है, डायरेक्ट मटेरियल का जो टोटल आया वो 30,000 आया। अच्छा ओपनिंग स्टॉक पता है? हाँ 10,000 रुपए। परचेज पता है? नहीं, यही तो निकालना है। और क्लोजिंग स्टॉक पता है? हाँ ये पता है 20,000 रुपए। तो 20,000 माइनस का उधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का, तो 30,000 प्लस 20,000। और ये जो 10,000 रुपए प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का। मेरी क्या निकल आएगी? परचेज। तो मुझे बता दो परचेज कैसे निकलेगी? परचेज आ जाएगी आपके पास 40,000 रुपए। परचेज कितनी आ जाएगी? 40,000। तो जो आपने कितना परचेज करा वो निकल गया, डायरेक्ट रिवर्स कैलकुलेशन करके निकाला। 40,000 की परचेज आ गई, 10 40 कितना हो गया? यही तो निकालना था यार। इसको मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ अलग पेन से। 10 में से 40 गए और हो गई हमारी कैलकुलेशन। हमें ये चाहते थे कॉस्ट शीट बना कर दिखाओ, कॉस्ट शीट बना दी। ठीक है होता प्रिपेयर कॉस्ट शीट कर दो, बस 8 मार्क्स मिल गए। 24 क्वेश्चन भी यहाँ पर हमने खत्म किया। सिंपल सा था। चलिए 25वें क्वेश्चन में चलते हैं। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल टू जेड लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंड 31 मार्च 2016। तो आपको दे रखा है
डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है, डायरेक्ट वेजेस दे रखा है, प्रोडक्शन ओवरहेड का 75% वेरिएबल है, तो फिक्स क्या है, 25% फिक्स्ड है, और जब 75 फिक्स है तो 25% वेरिएबल होगा। 50 फिक्स्ड है, फिक्स्ड 50 वेरिएबल है। सेल आपने 10,000 यूनिट की करी, ओपनिंग स्टॉक नील है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 5,000 पे, नो WIP ओपनिंग और क्लोजिंग, ना तो ओपनिंग WIP है ना क्लोजिंग WIP है, और ये दे रखा है फिनिश गुड का है। अब आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन, ओहो ये डिटेल दे रखी है 16 की, 2015-16 की, ठीक है ना, ये 15-16 की डिटेल है, जो 15-16 में कभी कॉस्ट शीट बनाई होगी। अब आपसे कह रहा आज 16-17 है, आज नहीं वैसे क्वेश्चन के हिसाब से मान लो आज 16-17 है, तो एस्टिमेटेड करा, और सेम क्वेश्चन है, देखो कितना बड़ा बना रखा है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, फ्री फंड के 10 नंबर मिलेंगे, आप चेक करिएगा, कुछ भी नहीं करना है इसमें, पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करते जाएंगे, वो कैलकुलेशन होती जाएगी। स्टेटमेंट शोइंग क्वेश्चन नंबर 25, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट। और 2016-17, हाँ 15-16 तो पुराना साल था ना, 16-17 है। दोस्त ये ना बहुत सिंपल है, जितनी आप इनकी प्रैक्टिस करोगे ना, मैं आपको कह रहा हूँ, जो मेरी बुक मैंने आपको दे रखी है ना, ये इस बुक का, मैं आपकी बुक की बड़ाई नहीं कर रहा दोस्तों, मैं अपनी बुक की बड़ाई नहीं कर रहा, ये तो बुक मेरी कहाँ है, ये तो स्टडी मटेरियल, मैं खुद ही नहीं बोलता ये मेरी बुक है, ये तो स्टडी मटेरियल और स्कैनर और बुक का कॉम्बिनेशन, सारे क्वेश्चन इकट्ठा कर दिया, ये बुक बन गई क्या, बन गई। आप मतलब कैलकुलेशन प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए बन गई, इधर उधर नहीं ढूंढना पड़ेगा, स्कैनर अलग ढूंढो, वर्कबुक अलग ढूंढो, डाउनलोड करके ये अलग, सारे इकट्ठा दे दिया मैंने आपको, बस ये क्वेश्चन कर जाओ भैया, और कुछ नहीं करना, मैं आपको कह रहा हूँ कॉस्ट शीट का कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं कर पाओगे, इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा आपने सोची नहीं होगी, समझ रहे हो ना। ये लीजिए, ये हो गया अमाउंट, ये हो गया पर्टिकुलर्स। आइए दोस्त एक ही करके बढ़ते हैं। कहता है आउटपुट विल इंक्रीज बाय 1/3, आउटपुट 1/3 से बढ़ गया, पहले कितना आउटपुट था पिछले साल 10,000, तो 10,000 का 1/3 निकालो पहले तो आप, आउटपुट पर इंक्रीज बाय 1/3, नहीं नहीं ये 10,000 यूनिट तो बेची गई है ना, बनाई कितनी है, ये तो सोल्ड यूनिट है, तो 10,000 यूनिट बेच दी और 5,000 क्लोजिंग है, दोनों को मिलाकर 15,000 बनाई होगी, ये है। देखिए वो कह रहा है कि देखो 2015-16 में ना हमने कितनी यूनिट बनाई, कैसे पता चला कितनी यूनिट प्रोड्यूस करी, 10,000 यूनिट बेच दी, और सामने कह रहा है कि फिनिश गुड का क्लोजिंग स्टॉक 5,000 रह गया, तो आपने बनाई कितनी, 15,000 यूनिट बनाई, 15 में से 10 बेच दी, 5 बच गई, तो 15 ही तो बनाई होगी, 15 में से 1/3 और ऐड कर देना इसमें, 15,000 का 1/3 कितना होता है, 15,000 डिवाइड बाई 3, 5,000, तो भैया 2016-17 में अगले साल कितनी यूनिट बनाओगे, 20,000 एस्टिमेटेड कर रहे हैं, ये अगले साल 20,000 यूनिट बनाएंगे, 1/3 इंक्रीज करेंगे। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, सेम क्वेश्चन है, मैंने आपको कराया था ये क्वेश्चन, कह रहा है सेल क्वांटिटी विल इंक्रीज बाय 50%, सेल भी 50% से बढ़ जाएगी अगर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 1,45,200 का और खर्च कर दिया, तो हमें दो अलग अलग ईयर का बनाना पड़ेगा, हमें तो अलग अलग लास्ट कर, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द कॉस्ट शीट फॉर एंड सेलिंग प्राइस टू गिव इफेक्ट द अब फाइनेंशियल ईयर 16-17, द कंपनी विल रिवाइज इट्स सेलिंग प्राइस 16-17 इन दितना सेम, अलग अलग ईयर की जरूरत क्या है बनाने की, ठीक है एक ही ईयर की बनाएंगे 16-17 की। पहले बताओ कितने यूनिट का बनेगा, तो मैंने कहा भैया यूनिट कैसे करेंगे, यूनिट जो दे रखा है, हमने कहा था देखो 15,000 यूनिट कर रहे थे 15-16 में, जिसके अंदर 15,000 का 1/3 हम ऐड कर लेते हैं, 15,000 यूनिट तो 15-16 में बना ही रहे थे, इस बार 1/3 यूनिट और बढ़ाई है, आउटपुट बढ़ाया है, तो 15,000 का 1/3 कितना होगा 5,000, तो कितना हो जाएगा टोटल 20,000 यूनिट बढ़ाई है, ठीक है, ये तो इतना ऐसे लिख दो। अब यहां से चालू करते हैं, सबसे पहले आएगा डायरेक्ट मटेरियल। अब देखो यूनिट बढ़ाने से, और कह रहा है जब आपने यूनिट बढ़ाई ना तो सेलिंग प्राइस भी बढ़ जाएगा, पर उसके लिए 50% का सेलिंग प्राइस बढ़ जाएगा, पर उसके लिए एडिशनल खर्चा करना पड़ेगा एडवर्टाइजमेंट के लिए। कह रहा है एज्यूम दैट ओपनिंग स्टॉक इन फर्स्ट सोल्ड बिफोर यूजिंग द करंट ईयर आउटपुट, एज्यूम करो दैट ओपनिंग स्टॉक इज फर्स्ट सोल्ड, एज्यूम करना कि पहले ओपनिंग स्टॉक जो पिछले साल का रह गया था पहले वो बेचा जाएगा, और उसके बाद दूसरा बेचा जाएगा जो खरीदा है इस साल, सिंपल सी बात है, यही होता है। क्या होता है भाई, पिछले साल कुछ गुड्स
बच गए थे 5,000 के, पिछले साल बच गए थे, तो पिछले साल जो 5,000 का क्लोजिंग स्टॉक बच गया था इस साल पहले उसको बेचो और फिर जो नया प्रोड्यूस कर रहे हो उसको बेचना, ये कह रहा है। तो एज्यूम करो कि ओपनिंग स्टॉक जो बच गया था पहले उसको सोल्ड करेंगे, फर्स्ट सोल्ड बिफोर यूजिंग द करंट ईयर आउटपुट। करंट ईयर में जो आउटपुट प्रोड्यूस करा उससे पहले पहले पुराने वाला पिछले साल वाला स्टॉक को बेचा जाएगा, फिर वाला बेचा जाएगा। मटेरियल प्राइस विल इंक्रीज बाय 5%। अब मुझे बताओ कैसे करना है, आपको पता है दोस्त, कुछ भी नहीं करना। पहले देखो मटेरियल प्राइस था कितना, 3,45,000, ठीक है, 3,45,000 का मटेरियल प्राइस था, कितने यूनिट पे, 15,000 यूनिट पे। तो मुझे बताओ 20 पे कितनी है, जब ये निकल जाएगा तो इसमें ऐड कर देना 5%। क्लियर है ना, अब तो समझाने की जरूरत नहीं है। 3,45,000 डिवाइड बाई 15,000, आप जितनी क्वेश्चन इसकी ट्राई करोगे उतनी आपकी मास्टर हासिल होगी। 5% ऑर्डर कर दो। आप एक बार चेक कर लेना क्या 4,83,000 ही आ रहा है क्या, या डिफरेंट आ रहा है, एक बार आप जरूर चेक करिए, ठीक है। चेक करते रहिएगा, क्या पता कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाते कभी कभी। डायरेक्ट लेबर, तो डायरेक्ट लेबर के बारे में कह रहा है भाई 390 है, तो भाई पहले तो बताओ 3,90,000 जो खर्च हुए डायरेक्ट लेबर वो कितनी यूनिट प्रोड्यूस करने पे हुआ, 15,000 पे। तो डिवाइड करके एक पे आ गया तो 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 20, ये तो वेरी करा कॉस्ट यूनिट के हिसाब से। अब कितना प्राइस बढ़ा है, क्या वेजेस रेट भी बढ़े थे पिछले साल से इस साल, हाँ बढ़ेंगे, वेजेस रेट विल इंक्रीज बाय 5%। ओवरऑल डायरेक्ट लेबर इफिशिएंसी विल डिक्रीज बाय 4%। याद करो मैंने सेम क्वेश्चन कराया था और बहुत डिटेल में चर्चा करी थी। चाहे लेबर की इफिशिएंसी बढ़ जाए, लेबर की इफिशिएंसी बढ़ने से कॉस्ट, लेबर कॉस्ट कम होती है, और अगर लेबर की इफिशिएंसी घट रही है वेजेस रेट बढ़ाने के बावजूद भी तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। कभी भी हो तो इफिशिएंसी को डिवाइड करते हैं। तो मैंने आपको बताया पहले तो यहां निकालो 3,90,000, ये तो 20 के हिसाब से आ गया, और प्लस कितने परसेंट वेजेस रेट बढ़ाए, 5%। अगर मैं दोबारा नहीं बताऊंगा दोस्त, मैंने इसके लिए 30 मिनट लगा दिए थे पूरे उस क्लास के अंदर। अब मुझे नहीं पता कौन सी क्लास है वो, जिस क्लास में वो क्वेश्चन हुआ था सेम क्वेश्चन देख लेना, आप अपने हिसाब से लगा लेना हिसाब, क्योंकि सेम चीज बार बार बताना तो ये तो समझ मेरे परे के बाहर है भाई, नहीं बता पाऊंगा, सेम चीज बार बार नहीं बता पाएंगे। देखो हाँ ये हो सकता है कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो वो है यार मैं आपको पढ़ा चुका, आपको क्लियर भी है, तो फिर वो उसमें फिर एक चीज बार बार क्या, आपको मैंने सिंपल बताया था, ये चीज मैंने आपको प्रूव करके भी दिखाया था। नहीं समझ में आ रहा है पहले वो क्लास देखिए, तब भी समझ में नहीं आ रहा मुझे कांटेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको पर्सनली बता दूंगा, ठीक है दोस्त। ऐसा नहीं है कि नहीं बताऊंगा, मैं कह रहा हूँ क्लास में नहीं बताऊंगा, अपने आपको आ रहा है इसमें। अगर जब भी आपकी एफिशिएंसी देखिए, आपने देखा अगर एक 4% से एफिशिएंसी घट गई, तो अगर 100% एफिशिएंसी यूज करते 4 से घट गई तो 96 है, तो जो भी अमाउंट आएगा ऐड करने के बाद 5% ऐड करने के बाद उसको इससे 96 से डिवाइड कर देंगे, बस इफिशिएंसी को डिवाइड करते थे तो ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाएगी। लॉजिक बताया था, इफिशिएंसी बढ़ने से कॉस्ट कम होती है, जहां 5 लेबर लगते थे अब 4 लगेंगे, और इफिशिएंसी घटने से कॉस्ट बढ़ जाएगी क्योंकि जहां 4 लगते थे अब 5 लगेंगे। समझ में आया ना, ठीक है। तो कृपया करके अगर आप मेरी शुरू से क्लास देखते हुए आ रहे हो तो आपको ये बात क्लियर हो रही होगी, और अगर आप डायरेक्ट इस क्लास में जम कराओ मेरी पहली क्लास नहीं देखी तो फिर नहीं समझ में आएगा भैया, इसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ क्लास आपने ली है या ना ली हो उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर आपको चीजें क्लियर नहीं हो रही तो आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए, ठीक है। नंबर है तो नंबर है, मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। क्लास ली होती है तो नंबर आपको मेल पे आ जाता है कि ये मेरा पर्सनल नंबर है, वहां में से डाउट पूछ सकते हैं। पर डाउट पूछने से पहले एक बार वो वाली क्लास जाकर जरूर देखिए, सेम क्वेश्चन करवाया था, ऐसा ही सेम डिट्टो क्वेश्चन था, पेपर में आया हुआ है, और 10-15 नंबर, कितने नंबर का है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, करवाया हुआ था। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, इसके बाद क्लास खत्म करेंगे। वेजेस रेट विल बी इंक्रीज बाय 5% व्हाइल ओवरऑल डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी विल डिक्रीज बाय 4%। तो मतलब ये हुआ कि पहले तो 5%, पहले तो ये देखो वेरिएबल यूनिट के हिसाब से कॉस्ट बढ़ गई होगी, फिर क्या हुआ 5% इफिशिएंसी होगी, ये क्लियर हुआ। अब जो भी अमाउंट आया होगा ना, जो भी अमाउंट आएगा पहले निकाल लो। मैंने कहा देखो 3,90,000 खर्च होते हैं 15,000 यूनिट बनाने पे, 15,000 यूनिट बनाने में 390 खर्च होते तो एक यूनिट पे 26 रुपए खर्च हुए, मल्टीप्लाई बाय इस बार मैं बना रहा हूं 20,000 यूनिट, तो अब 5,20,000 रुपए खर्च होंगे। अगर 15,000 यूनिट पे 390 तो 20,000 यूनिट पे 520, पर वेजिस का लेबर रेट भी बढ़ाया गया 5% से, तो 520 तो टोटल खर्चा हुआ यूनिट को चेंज करने से कॉस्ट बढ़ी, फिर 5% और ऐड कर देना, जब आप 5% और कर देंगे तो आएगा 5,46,000, तो ये आया टोटल। पर यहां पर एक बात और ऐड कर दी कि जो लेबर की इफिशिएंसी है वो घट गई। देखो अगर बढ़ गई या घट गई जो भी हो आपको डिवाइड करना है इफिशिएंसी से, जब आप इफिशिएंसी डिवाइड करोगे तो तब आएगा आपका एक्यूरेट आंसर, यही बताता है इसका लॉजिक। तो वे लेबर की इफिशिएंसी घटने का मतलब क्या है, अगर लेबर 100% इफिशिएंसी से काम कर रहे हैं और 4% इफिशिएंसी घट गई तो आप कितने परसेंट से, 96% से, तो इसको आप डिवाइड कर देंगे 96% से।
दोस्तों आपको ये ध्यान नहीं देना कि कब डिवाइड करना, कब मल्टीप्लाई करते ही नहीं इफिशिएंसी में, ये समझिए, दिमाग में डालिए। मल्टीप्लाई करते ही, मल्टीप्लाई करने से गलत हो जाता है आंसर। 5,46,000 डिवाइड बाय 96%, 5,68,700। मैं आपको बताता हूं मल्टीप्लाई करने से गलत क्यों होता है, वो समझा देता हूं आपको। ये तो क्लियर हो गया ना। आपको बता देता हूं डिवाइड ही क्यों करते हैं, मल्टीप्लाई करने से आंसर गलत क्यों आता है, ये समझिए। पहले आप मुझे बताइए, जब इफिशियंसी घटेगी, इफिशियंसी घटने से क्या होता है और इफिशियंसी बढ़ने से क्या होता है, ये बताइए आप पहले। ये मैंने बताया था आपको, इफिशियंसी घटने से कॉस्ट बढ़ती है और इफिशियंसी बढ़ने से कॉस्ट कम होती है, ये समझ में आया। इफिशियंसी अगर बढ़ जाती है, मतलब पहले 100 था और 4% इफिशियंसी बढ़ गई, अब 104% के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो इफिशियंसी बढ़ने से कॉस्ट घटेगी, कम होगी। मतलब अगर एक काम को 5 लेबर कर रहे हैं और इफिशियंसी बढ़ गई है, तब वही काम 4 लेबर कर लेंगे। इफिशियंसी बढ़ने की वजह से क्या होगा, लेबर कम लगेंगे। एक काम पहले 5 लेबर कर रहे थे, वही काम 4 लेबर करेंगे। पहले मान लो एक काम 5 लेबर कर रहे थे, इफिशियंसी घटने की वजह से अब एक काम 6 लेबर करेंगे, वही काम अब 6 लेबर करेंगे। इफिशियंसी घटती है तो क्या होता है, लेबर और बढ़ते हैं, क्योंकि फिर लेबर कम काम करते हैं। समझ में आया। तो एक काम को, एक जॉब को करने में एक्चुअल में 5 घंटे लगते हैं। अगर इफिशियंसी रिड्यूस होती है तो अब वही काम को करने में ज्यादा लेबर लगेंगे, और एक काम को करने में अगर 5 घंटे लगते हैं, तो अगर इफिशियंसी बढ़ती है तो वो कम रिड्यूस हो जाएगा। तो ये क्लियर हो, इफिशियंसी घटने से कॉस्ट बढ़ती है और इफिशियंसी बढ़ने से कॉस्ट कम होती है। जब मैंने इसका लॉजिक, इसका नया कंसेप्ट आपको सिखाया था, वहां पर आपको प्रूव करके दिखाया था। अब मैं बताता हूं ये हमेशा डिवाइड ही क्यों करे, चाहे इफिशियंसी घटे चाहे इफिशियंसी बढ़े, आपको ओवरऑल कॉस्ट में डिवाइड ही करना है उस परसेंटेज को। क्यों, देखिए, अगर मैं कह रहा हूं मेरा है 5,46,000 और अगर इफिशियंसी घट गई तो मुझे बताओ कॉस्ट बढ़ेगी या कम होगी। अगर इफिशियंसी कम होती है, अगर इफिशियंसी लेबर कम आवर्स काम कर रहे हैं, आउटपुट कम दे रहे हैं, तो लेबर कॉस्ट और बढ़ जाएगी, क्योंकि और लेबर रखने पड़ेंगे। पहले 50 घंटे का काम 5 लेबर कर लेते थे, अब वही 50 घंटे का काम 6 लेबर को करना पड़ रहा है, तो मतलब इफिशियंसी कम कर रहे हैं, लेबर का अपना कम रेट कर दिया। ठीक, तो इफिशियंसी कम होने से कॉस्ट बढ़ जाती है दोस्तों। ठीक, और अगर मैं कॉस्ट को बढ़ाना चाहूंगा, तो अगर मैं बढ़ाने के लिए मल्टीप्लाई कर दूं 96 से, क्योंकि 96 होगी ना इफिशियंसी, करना जरा, 5,46,000 मल्टीप्लाई बाय 96%, तो कितना आया, 5,24,160। क्या इफिशियंसी कम होने से कॉस्ट बढ़ गई या कम हो गई? सर कॉस्ट तो कम दिख रही है। तो अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो ना, अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो 96 से, तो आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, जबकि कॉस्ट बढ़नी चाहिए एफिशिएंसी से। समझ में आ रहा है क्यों? अब आप डिवाइड करो। जब आपने डिवाइड करा 5,46,000 को 96 से डिवाइड करा, तो देखो कॉस्ट बढ़ गई। देख रहे हो आप, 5,46 से 5,68 होगी, क्योंकि एफिशिएंसी कम होने से कॉस्ट बढ़ती है। सेम इधर ले लो। मैंने कहा मान लो 2 लाख रुपए हैं, इफिशिएंसी अगर बढ़ गई, इफिशिएंसी अगर बढ़ गई, इफिशिएंसी बढ़ने से कॉस्ट कम होनी चाहिए। मैंने कहा 104% होगी इफिशिएंसी, पहले 100 थी अब 104 होगी। तो मैंने कहा अगर 2 लाख को 104 से परसेंटेज से मल्टीप्लाई करूं, ये आ रहा है 2,08,000 रुपए। तो बताओ कॉस्ट कम हो रही है इफिशिएंसी बढ़ने से, बढ़ रही है? सर बढ़ रही है, तो जबकि इफिशिएंसी बढ़ने से कॉस्ट कम होनी चाहिए, तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि उल्टा आ जाता है फिर मल्टीप्लाई करने से। अगर मैं इस 2 लाख को 104 से डिवाइड कर दूं ना, तो अब ये 2 लाख से कम हो जाएगी। 2 लाख डिवाइड बाय 104, याद है कि 2 लाख डिवाइड बाय 104 परसेंटेज, याद आएगा 1,92,307। क्या हुई कम? इफिशियंसी बढ़ने से क्या कॉस्ट कम दिख रही है? तो समझ में आ गया लॉजिक कि क्यों ही डिवाइड करते हैं। क्योंकि अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो इफिशियंसी बढ़ने पे कॉस्ट भी बढ़ जाएगी और इफिशियंसी घटने पे कॉस्ट भी घट जाएगी। ये उल्टा होता है, अपोजिट होता है, बिल्कुल वाइस वर्सा होता है। इफिशियंसी बढ़ेगी तो कॉस्ट कम, इफिशियंसी घटेगी तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है जी, इसलिए हमेशा क्या करेंगे, इस तरह के टाइप क्वेश्चन में डिवाइड करेंगे। क्लियर हो गया? इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्त? प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। करिए ऐड, 4,83,000 प्लस 5,68,750, तो आया 10,51,750, 10,51,750। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, इसके बाद ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में आपके पास क्या रहा है, कह रहा है द वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड विल बी एट अ सेम यूनिट रेट एट लास्ट ईयर।
कहता है यूनिट रेट, सेम यूनिट रेट मतलब पर यूनिट वेरिएबल ओवरहेड की हमेशा सेम रहेगी, और फिक्स्ड ओवरहेड विल बी इंक्रीज बाय 25% और फिक्स्ड ओवरहेड 25% से बढ़ जाएगा। ठीक, तो जितने भी वेरिएबल ओवरहेड है वो सेम यूनिट रहेगा, यूनिट यूनिट अमाउंट नहीं, यूनिट यूनिट। तो पहले प्रोडक्शन ओवरहेड की बात करूं जो कि फैक्ट्री ओवरहेड है 2,40,000 है, इसके अंदर कितना फिक्स्ड है कितना वेरिएबल है, तो अलग कर लेते हैं। तो मैंने कहा देखो ये वेरिएबल पार्ट मैंने अलग कर लिया इसका, जो कि मेरे हिसाब से कितना दिख रहा है ये 25%, 75% वेरिएबल है। तो आप कह रहा है 75% है वेरिएबल, 75% वेरिएबल अलग कर लो और 25% फिक्स्ड अलग कर लो। ठीक है जी। तो मुझे बताओ 2,40,000 का पहले 75, 2,40,000 पहले 75% कितना हुआ, और यहाँ 2,40,000 का 25% कितना हुआ। तो पहले ये निकाल के दिखा दो। मैंने कहा भाई 2,40,000 का पहले 75 अलग कर लो, यह आएगा 1,80। तो 1,80,000 मतलब फैक्ट्री ओवरहेड में 1,80 तो वेरिएबल है, और 2,40,000 का 25% यह आ गया 60,000 रुपए, और 60,000। तो मुझे बताओ जो फिक्स्ड बड़ा है, जो फिक्स्ड का 25%, देखो कह रहा है वेरिएबल जो ओवरहेड है पर यूनिट सेम है, और जो फिक्स्ड प्रोडक्शन प्रोडक्शन ओवरहेड है, और कोई ओवरहेड नहीं सिर्फ प्रोडक्शन वाला है, जो मैं वो भी कर रहा हूं जो सॉल्व, सिर्फ प्रोडक्शन वाला है दोस्तों। ठीक है, तो फिक्स्ड ओवरहेड प्रोडक्शन 25% तो बढ़ गया डायरेक्ट। इसमें ऐसा नहीं करते कि 60,000 है उसको पहले डिवाइड करेंगे 15, क्योंकि फिक्स तो भैया 1 यूनिट बनाओ या 200 यूनिट बनाओ या 10,000 बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, तो डायरेक्ट 25% बढ़ा देते हैं। तो भैया 60,000 था, इसमें 25% ऐड कर दो, 75,000 हो जाएगा फिक्स्ड। और जो 25% इंक्रीज हुआ है ना, वो सिर्फ फैक्ट्री ओवरहेड में हुआ है, जो कि हम प्रोडक्शन ओवरहेड भी कहते हैं जिसको, और किसी में नहीं हुआ, बाकी फिक्स में ऐसे ही शो करना है। और कभी भी फिक्स वाले केस के अंदर, कभी फिक्स वाले केस के अंदर ध्यान दे बात, कभी फिक्स वाले केस के अंदर कभी वो मत कर देना 15,000 यूनिट बनाने में 60,000 का फिक्स खर्च हुआ और 20,000 पे कितने का होगा, वेरी नहीं करता यूनिट के हिसाब से, ये 25% सीधा बढ़ाते हैं इसके अंदर, वो ऐसे करना है 60,000 का 25% सीधा बढ़ा दो। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो ये आया 1,80, अगर मैं 1,80,000 को डिवाइड कर दूं 15,000 यूनिट पे, तो मुझे बताओ 20,000 पे कितना आएगा। बस पहले तो 75 अलग निकाल दिया, जब 75 अलग निकाला तो देखा 1,80 आया, 1,80 15 पे, तो 20 पे कितना, सिंपल 1,80,000 डिवाइड बाई 15,000 मल्टीप्लाई बाय 20,000, ये आ गया 2,40,000। और इस तरीके से फैक्ट्री ओवरहेड हो गया, इसमें ऐड कर देंगे तो 10,51,750 प्लस 2,40,000 और प्लस 75,000, 13,66,750, 13,66,750, जिसको हम क्या नाम देते हैं फैक्ट्री। क्या ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP दे रखा है या क्लोजिंग नहीं दे रखा, तो यही हमारा फैक्ट्री कॉस्ट बन जाएगा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP नहीं दे रखा। इसमें ऐड कर देंगे, बताओ क्या, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। दोस्तों जो फिक्स्ड कॉस्ट 25% से बढ़ी है ना याली, ये सिर्फ प्रोडक्शन वाली फिक्स कॉस्ट बढ़ी है, और कोई फिक्स नहीं बढ़ी, जब एज इट इज आएगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। बताओ कौन कौन से ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में, वही कितना परसेंट, 75 फिक्स्ड है और 75, तो 25% वेरिएबल है और 75% फिक्स्ड है। तो मुझे पहले बताइए कि 1,20,000 का, 1,20,000 का पहले 25% निकाल लो, कितना आया, 1,20,000 का 25% बताइए कितना आया, 30,000 आया। ये जो 30,000 है इसको मैं 15,000 से डिवाइड करूंगा और मल्टीप्लाई करूंगा 20,000 से। समझ में आ रहा होगा क्यों, क्योंकि हम जो इस साल ये 15,000 यूनिट का, ये तो पिछले साल का है ना, ये 1,20,000 15,000 यूनिट पे खर्च हुआ, तो मुझे बताओ 20 पे कितना, तो 1,20,000 रुपए में जो वेरिएबल वाला पार्ट है वही वेरी करता है, फिक्स वाला पार्ट वेरी नहीं करता। तो 1,20,000 का जो 75% फिक्स्ड है कितना है, 1,20,000 का 75% जो फिक्स्ड है 90,000, वो तो एज इट इज रहेगा, और 25% मत बढ़ा देना, सिर्फ प्रोडक्शन पे था। और ये वेरिएबल हमेशा आउटपुट के हिसाब से वेरी करती है, बढ़ती है। तो 30,000 वेरिएबल थी टोटल, एक बीच में 30 वेरिएबल थी, उस 30 में 15,000 पे यूनिट बनाने पे 30 खर्च हुआ, तो 20 पे कितना, तो 30,000 डिवाइड बाई 15,000 मल्टीप्लाई बाई 20,000, ये आ गया 40,000 रुपए। तो इस तरीके से आपने निकाला। ऐड कर देंगे,
ऐड करने का देखना कितना है, 13,66,750 प्लस 40,000 प्लस 90,000, यह आ गया 14,96,750, 14,96,750। इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। था क्या? नहीं था यार, ये तो पिछले साल का था ना ओपनिंग स्टॉक, इस साल का तो दे नहीं रखा। ये जो ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड जो बच गया ये प्रीवियस ईयर का था, हमें इस साल देखना है। इस साल कुछ दिखा रखा है कि भाई इस साल इतना यूनिट बच गया है, फिक्स्ड कॉस्ट इतनी बच गई है? नहीं बचा ना इस साल, तो इस बार कुछ भी नहीं करना। ठीक है, इसमें ऐड कर देंगे, यही हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और यही हमारा सीओजीएस बन जाएगा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड दे ही रखा, इस साल का कुछ नहीं है। कह रहा कोई भी ओपनिंग स्टॉक नहीं था और कोई नहीं ओपनिंग तो था, सॉरी 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 माय मिस्टेक। इसमें ऐड करेंगे भाई पिछले साल जो क्लोजिंग बचा हुआ इस साल तो ओपनिंग रहेगा ही वो, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड ऐड करेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड ऐड करेंगे जो कि 50,000 है। अब इस 50,000 की 5,000 है, अब इस 5,000 की क्या कॉस्ट आएगी? अब इसके लिए मुझे पिछले साल की कॉस्ट शीट बनानी होगी और माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। ये दे नहीं रखा क्वेश्चन में, ये नहीं कर देना। दे रखा है क्या? देखना कितनी यूनिट बिकी है, ये पता चलता है कि कितनी यूनिट बेची गई है इस साल। अभी निकालता हूं कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, हाँ इस एक पॉइंट से निकल जाएगा। पहले तो इसका पता लगाना पड़ेगा ना, पिछले साल जो क्लोजिंग स्टॉक था उसमें कितना प्राइस, क्या प्राइस था क्लोजिंग स्टॉक? पिछले साल जो क्लोजिंग स्टॉक बच गया था ना ये वाला, इसका क्या प्राइस था ये तो पता ही नहीं। इसके लिए मुझे पिछले साल की क्लोजिंग कॉस्ट शीट बनानी होगी, तो पिछले साल की कॉस्ट शीट में ऐसी बना रहा हूँ, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर आ जाएगा सर आपके प्राइम कॉस्ट, इसमें ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा सर आपके फैक्ट्री कॉस्ट, फिर इसमें ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, तो आ जाएगा सर आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बस यही निकलता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ही निकलता है। ऐसे क्वेश्चन कराया है मैंने बेसिक की क्लास के अंदर, मैं दिखा दूं कौन सा क्वेश्चन है। बता देता हूं, अगर आपको थोड़ा ध्यान दो तो ये वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा, 14 क्वेश्चन, जिसके अंदर हम निकालते हैं यूनिट कितनी प्रोड्यूस करी है, कितनी सोल्ड करी है, जो 400 का क्लोजिंग स्टॉक है वो कैसे निकालते हैं। और सेम ये वाला क्वेश्चन सेम कराया हुआ है मैंने ये, इसलिए मैंने कहा था जो मेरे बेसिक क्वेश्चन है वो आपके कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। कोई बात है कि इंसान देखो भूल जाता है, मुझे पता है आप भूल सकते हो, या आप में से किसी कोई भूल गया होगा, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं भूल गए होंगे। तो दोस्त एक बात कहूंगा कि एक बार आप भूल गए तो एक बार ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। देखो भूलना एक नॉर्मल है, आप चाहे मैं भूल जा रहा हूँ ये हो रहा है, परेशान होने वाली बात नहीं है। एक क्वेश्चन देख लीजिए, सिंपल, आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो मुझे डायरेक्ट मटेरियल बता दो कितना है। 345 390, इधर देखो 345, इसको आप अच्छे से उतारना पड़ेगा आपको। स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट फॉर द प्रीवियस ईयर 15-16, और 345 ये हो गया, 390 ये हो गया, 3,90,000 ये हो गया। तो इसको जोड़ने के बाद क्या आया, 3,45,000 प्लस 3,90,000, ये आ गया 7,35,000। ठीक है, मुझे ना एक साथ ही बना लेनी चाहिए थी उसके साथ, भाई मैं सोच रहा था बना लेता हूँ। 2,40,000, 1,20,000 एडमिशन सेलिंग है, सेलिंग नहीं आता। 2,40,000 फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड, इसको ऐड करने के बाद क्या आया, 9,75,000। और ये बताइए 1,20,000 पे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें फिक्स वेरिएबल नहीं करना, आपको टोटल निकालना है। 1,20,000, ये आ गया 10,95,000। अब मेरी बात सुनना, ये 10,95,000 यूनिट खर्चा हुआ, कॉस्ट आई 15,000 यूनिट बनाने में। ठीक है, पिछले साल कितनी यूनिट प्रोड्यूस करी थी, 10,000 बेची और 5,000 क्लोजिंग स्टॉक बच गई, तो 15 प्रोड्यूस करी, तो 15,000 में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग तक ये आती है कॉस्ट। इसके बाद तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होता है। भाई फैक्ट्री ऐड होता है, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस है, सेलिंग कब ऐड होगा, जितनी यूनिट बिकेगी उस पर सेलिंग लगेगा ना खर्चा। तो यही निकालता हूं मैं कहता हूं कि देखो जो 15,000 यूनिट पर अगर इतने का कॉस्ट आई, तो कॉस्ट ऑफ 5,000 यूनिट विच इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ 2016-17, जो कि ओपनिंग स्टॉक है। तो मैंने कहा देखो 10,95,000 रुपए की कॉस्ट आई 15,000 यूनिट बनाने पे।
तो मुझे बताओ ये 5000 यूनिट पे कितने की आएगी? 15,000 मल्टीप्लाई बाय 5,000, ये आएगा 3,65,000 रुपए। समझ में आ रहा है? ये वर्किंग नोट आपको दिखा देना है, जरूरी नहीं आप पर्टिकुलर फॉर्मेट बनाए, बस इतना सा वर्किंग नोट आपको एक नाम देके स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट ऑफ, लिख दे कॉस्ट शीट ऑफ 2015-16 फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग ओपनिंग स्टॉक अमाउंट। ठीक है ना? ठीक है, तो पिछले साल जो क्लोजिंग है 5,000 रुपए, जो पिछले साल क्लोजिंग बच गया था, क्योंकि टोटल 15,000 यूनिट बनाई, जिसमें से 10 बेच दी, जो बेचेंगे यूनिट पे तो सेलिंग एक्सपेंस लगेगा, तो सेलिंग एक्सपेंस से पहले वाली जो कॉस्ट होती है वो सीधा निकालते हैं। 10,95,000 डिवाइडेड बाई 15,000, क्योंकि 15,000 यूनिट पे 10,095 खर्च हुआ, तो 5 पे कितना? तो आएगा 365। अब मेरी बात बताता हूँ, क्या करंट ईयर में कोई क्लोजिंग रहा? तो मल्टीप्लाई बाय 73 आ गया दोस्तों। इसके लिए वर्किंग नोट बना दिया मैंने, तो वर्किंग नोट में आप देख सकते हैं, इसके लिए वर्किंग नोट नंबर 1 बना दिया, वहां देख लेंगे आप, तो आपको ही बनाना पड़ेगा वो। तो कितना आया था? 3 लाख, कहाँ है? 3,65,000, 3,65,000। क्या इस साल क्लोजिंग स्टॉक बचा है? हाँ इस साल बचा है, मैं तो बताता हूँ कैसे बचा है। वर्किंग नोट नंबर 2 पे आओ, यहां लिखे कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, कैलकुलेटिंग द अमाउंट एंड यूनिट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, यूनिट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। इस साल कितना क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश? तो सबसे पहले देखेंगे ओपनिंग स्टॉक, क्या लिखेंगे? ओपनिंग स्टॉक। पिछले साल से कितना ओपनिंग स्टॉक आया था? 5,000 यूनिट। ठीक है, इस साल कितना आउटपुट बनाया? आउटपुट प्रोड्यूस, इस साल कितना आउटपुट प्रोड्यूस करा? हमने कहा था पिछले साल जितना है उससे 1/5, उससे 1/3 प्रोड्यूस करा है टोटल। तो पिछले साल कितना था? 15,000 यूनिट, इसमें ऐड कर देंगे 15,000 का ही 1/3। याद आ रहा है आपको? मैंने आते ही बताया था कि पिछले साल 15,000 यूनिट प्रोड्यूस हुआ, इस साल 15,000 का 1/3 एडिशनल प्रोड्यूस हुआ, तो 15,000 का 1/3 कितना था? 5 है, तो टोटल कितना प्रोड्यूस हुआ? 20,000। तो टोटल 20,000 यूनिट प्रोड्यूस है ड्यूरिंग द ईयर। तो टोटल मेरे पे यूनिट कितनी है? टोटल यूनिट टू बी सोल्ड, कितनी यूनिट बिकेगी? बिकने को तैयार है 25,000 यूनिट बिकने को तैयार है। कितनी यूनिट बिकने को तैयार है? 25,000, पर लेस कर देंगे, कितनी यूनिट बिकी? एक्चुअली सोल्ड यूनिट। पता क्या चलेगा? लिखा हुआ था, ये पॉइंट लिखा हुआ है। कहां लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है, कहता है सेल क्वांटिटी विल इंक्रीज बाय 50% बाय इंकर्ड एडिशनल एडवर्टाइजमेंट। मैंने कहा कर दिए मैंने खर्चे, एडिशनल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस मैंने कर दिए, और उसको करने से मेरी पिछले साल से 50% सेल बढ़ जाएगी इस साल। मुझे बताओ पिछले साल सेल कितनी हुई थी? ये देखो पिछले साल 10,000 यूनिट सेल हुई थी। अब मैंने कहा पिछले साल जो मेरी सेल हुई थी 10,000 यूनिट, उसमें से अगर मैं एडिशनल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कर दूं तो पिछले साल से 50% और बढ़ेगी। 50% नहीं, 50% और बढ़ेगी। वही 10,000 का 50% कितना आता है? 5,000। तो पिछले साल 10,000 थी, इस साल 10 तो होगी, मतलब 5,000 और बढ़ जाएगी, मतलब टोटल 15,000 यूनिट बिक जाएगी। आया समझ में कितनी यूनिट बिकी? तो आप बता दो कितना आया अमाउंट। अब कितना आया अमाउंट? सर 10,000। अब मैंने कहा यह है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, इसको क्या बोलेंगे? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। ये तो आ गया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड यूनिट में। अब मुझे बता अमाउंट, तो हम निकालेंगे अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। कैसे निकालेंगे? मैंने कहा था कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपॉन में टोटल यूनिट, कितनी यूनिट बनाने पे कितना खर्चा हुआ और कितनी यूनिट बच गई, अनसोल्ड यूनिट। सिंपल फॉर्मूला याद मत करिए। मुझे बताइए अभी आपका टोटल कितना खर्चा हो गया? इतना 14,96,750 खर्चा हुआ, और 14,96,750 खर्चा हुआ कितनी यूनिट बनाने में? 20,000 यूनिट। भाई ये जो यूनिट बनाई इस साल ड्यूरिंग तक कितनी यूनिट प्रोड्यूस करी? 20,000 ही तो प्रोड्यूस करी है दोस्त। जो 5,000 पिछले साल की आई वो तो अलग जोड़ रहा हूं ना यहाँ पर। ये देखो कितनी यूनिट प्रोड्यूस करी है? 20,000 यूनिट प्रोड्यूस करने पे इतना खर्चा हुआ, और जो 5,000 पिछले साल की बच गई थी उसकी कॉस्ट मैंने जोड़ रहा हूं। इसके अंदर जुड़ी नहीं है, जोड़ रहा हूं। देखो ऐड कर रहे हैं। इसका लॉजिक भी समझाया था बेसिक की क्लास में, जब मैं 15 क्वेश्चन करा था शुरू के बेसिक के। मैं कह रहा था, बताया था, मैंने आपको बताया था क्यों ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड जोड़ा जाता है, क्यों क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड माइनस करा जाता है, सब काम आ रहा है। अब ये पिछले साल जो यूनिट बच गई थी इस साल बिकेगी, तो बिकेगी तो उसकी कॉस्ट क्या है? तो इस साल इसकी कॉस्ट को ऐड करा जाएगा। और इस साल कितनी यूनिट प्रोड्यूस करी है? इतना। तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है ना, वो करंट ईयर में जो यूनिट प्रोड्यूस करी जाती है उसकी कॉस्ट होती है। तो मैंने कहा 20,000 यूनिट मैंने प्रोड्यूस करी, 14,96,000। तो मुझे बताओ टोटल 20 5 25 हो जाएगा। तो टोटल कितनी यूनिट मेरे पे है? 25,000 यूनिट है।
तो मुझे बताओ कौन सी यूनिट बिकी होगी, पहले पहले ये निकाली होगी ना, जो मेरी 15,000 यूनिट बिकी है, याली दोस्तों, जो मेरी ये 15,000 यूनिट बिकी है, इस 15 में 5,000 तो वो वाली यूनिट है जो ओपनिंग स्टॉक बच गया था। क्या बोला था कि पिछले साल का जो ओपनिंग स्टॉक आ गया है, इस साल जो ओपनिंग स्टॉक है, पहले उसको बेचा जाएगा और उसके बाद जो बच जाएगी यूनिट, फिर 10,000 जो यूनिट सोल्ड हुई है, ये करंट प्रोडक्शन से बेचा जा रहा है। तो आप मुझे ये बताइए, और अगर ऐसा नहीं बोलता ना, तब भी हम यही मान के चलते हैं कि पहले जो ओपनिंग वाली स्टॉक होगी वो भी क्या होगा, तो मतलब पहले जो मेरी 15,000 यूनिट बिकी, उसमें से 5 ये बिकी होगी और 10 यहां से बिकी होगी, तो जो रिमेनिंग 10 है वो इसमें से बच गया होगा। तो यही निकाल रहा हूं कि 20,000 यूनिट पे 14,96,750 खर्च हुआ, 14,96,750 खर्च हुआ 20,000 यूनिट पर, तो कितनी यूनिट अनसोल्ड रहेगी, 10,000, 10 बिक गई, ठीक है, तो 10 अनसोल्ड रहेगी, उसकी कॉस्ट क्या होगी। और मैंने सर ये ओपनिंग स्टॉक से क्यों नहीं निकाला, क्योंकि पहले ओपनिंग स्टॉक वाली बेची गई होगी, फिर जो बची इसमें 15,000 बिकी, 5 तो ओपनिंग स्टॉक वाली और 10 यहां बिकी है, तो 10 पेंडिंग रह गई। तो 14,96,750, होपफुल आपको चीजें क्लियर हो रही होगी, मल्टीप्लाई बाय 10,000, यह आ गया 7,48,375। बस यही कहानी थी इसके अंदर, मैक्सिमम पॉइंट यही था और कुछ नहीं है। ये वर्किंग नोट नंबर 2 में कर रहे हैं। ये अमाउंट आया है 7,48,375। इसको माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि टोटल 25 थी, 5 इसकी बेची और 10 उसकी बेची, तो 10,000 यूनिट बच गई। जो 10,000 यूनिट बची अनसोल्ड होने से, कैसे पता लगा, समझ में आया ना, मैंने वर्किंग नोट बनाया इसके लिए स्पेशली, कैसे बची, क्योंकि पिछले साल 15 बिकी, तो इस साल 5% एक्स्ट्रा बिकी, तो 20 बिक गई इस साल, नहीं, पिछले साल 10 बिकी, इस साल 50% एक्स्ट्रा बिकी, तो मतलब 15 बिकी, तो 25 थी, 15 बिकी, 10 रह गई। आगे बढ़ते हैं, क्या रहेगा सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है सर, 14,96,750, जिसमें से प्लस करेंगे 3,65,000 ओपनिंग स्टॉक जो पीछे, टोटल कॉस्ट होगी 18,61,700। इन दोनों को जोड़ने के बाद जो टोटल कॉस्ट आएगी जोड़ने के बाद, वो 25,000 यूनिट की आएगी। 10,000 यूनिट की कॉस्ट हटा दो, 7,48,375। क्यों हटा दो भाई 10,000 की कॉस्ट, 11,13,375। 11,13,375। सर ये क्यों हटाया, क्योंकि जो यूनिट इस साल बिकी नहीं रही उसकी कॉस्ट को नहीं ऐड करते, जो यूनिट जिस साल बिकती है उसकी कॉस्ट को उस साल ऐड करा जाता है। क्लियर, हाँ सर क्लियर। अब इसमें ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, देखिए सर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कह रहा था कि 50% फिक्स्ड है और 50% वेरिएबल है, कोई नहीं जी, हेड बनाइए, 50% वेरिएबल और 50% फिक्स्ड। तो सिंपल सी बात है, बताओ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है कितना, सर 1,60,000 का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये तो इसका है, और प्लस एडिशनल, ये पिछली बार जब क्वेश्चन करा था भूल गया था, आज मेरे को याद है, एडिशनल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस टू इंक्रीज द सेल, याद आना ना, आपको एडिशनल एडवर्टाइजमेंट खर्चा करना पड़ेगा 1,45,200 का सेल बढ़ाने के लिए, तो 1,45,200, ये तो डाल दिया पहले ही। वेरिएबल कितना है कितना, 1,60,000, तो 80 वेरिएबल है और 80 फिक्स्ड है, तो ये 80 आ जाएगा, 1,60,000 का 50%, 80 वेरिएबल और 80 फिक्स, और ये देखो 80,000 जो वेरिएबल है वो डिवाइड बाई कितने यूनिट पे, 15,000 पे, क्योंकि वेरिएबल यूनिट के हिसाब से बढ़ जाएगी, और अभी हो रही 20,000 रुपए। गलत 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 क्यों दोस्त, क्योंकि मेरे भाई सेलिंग एक्सपेंस उतने पे लगेगा जितनी यूनिट बिकने की है। भाई मैंने देखो 10,000 यूनिट जो है, टोटल 25,000 यूनिट थी ना मेरी, गलत क्यों कह रहा हूं, 25,000 यूनिट थी ना टोटल, इसमें से 10,000 नहीं बिक रही। अब भाई जो बिकी नहीं, जो क्लोजिंग स्टॉक, उस पर सेलिंग का खर्चा कैसे हो जाएगा, नहीं होगा ना, कितने पे होगा, 25 में से 10,000 दूंगा तो 15 पे ही होगा, तो ये जो 80,000 है ये 15 पे ही हुआ सेलिंग एक्सपेंस, और ये जो निकालेंगे 15 पे निकालेंगे, क्यों, क्योंकि देखो टोटल 25,000 यूनिट थी, जिसमें से 10,000 यूनिट अनसोल्ड है, ठीक है ना, लिख दे रहा हूं यहां पर, तो बिकी कितनी 15, तो जितनी बिकेगी उस पर तो सेलिंग एक्सपेंस होगा, तो 80,000 रुपए खर्च हुए 15, पिछले साल 15 पे, तो बस पिछले साल भी तो 10 ही बिकी थी, 15 कहां बिकी थी। ठीक है दोस्तों, यहां पर आपको इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिए, इसको ध्यान दीजिए कृपया करके। सेलिंग एक्सपेंस उस पे खर्च होता है जो यूनिट बिकती है, ठीक है, और
पिछले साल जो 80,000 रुपए का टोटल देखो वेरिएबल 160 था, जिसमें से 80 तो फिक्स्ड है, उसको तो बिकने से मतलब नहीं कितनी यूनिट बिकी कितनी नहीं। जो सेलिंग एक्सपेंस फिक्स्ड है वो तो फिक्स्ड है, उसको अलग कर दो। जो वेरिएबल है उसमें ध्यान देना। भाई 10,000 यूनिट बेची थी तो ये खर्चा भी 10 पे आया होगा, और इस साल 15 यूनिट बिक रही है तो ये खर्चा भी 15 के हिसाब से आएगा। तो ऐसे मत कर देना जैसे मैंने भी कर रहा था 15 और 20, ये नहीं होगा इस बार। क्यों? क्योंकि सेलिंग एक्सपेंस उन यूनिट पे लगता है, उन यूनिट पे खर्च होते हैं, इंकर्ड होते हैं जो यूनिट बिकती है। तो पिछले साल जो यूनिट बिकी होगी वो 10 बिकी, तो प्रीवियस ईयर की जो सोल्ड यूनिट है वो ये है, और इस साल की सोल्ड यूनिट ये है। इस साल 15,000 बिकी, पिछले साल तो 80,000 रुपए का एक्सपेंस हुआ सेलिंग में, कितने यूनिट को बेचकर? 10,000 को। तो अगर 15,000 इस साल बिके तो 15 पे कितना? 1,20,000। समझ में आ रहा है ना? और ये भी आएगा 80,000, ये तो 80 है क्योंकि फिक्स्ड है। ये ध्यान दीजिए, कृपया करके कोशिश करिए, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम अभी देखा गया है ऐसा क्वेश्चन, अदरवाइज नहीं था। दोस्तों सेलिंग एक्सपेंस उन यूनिट पे खर्च होती है जो यूनिट बिकती है। आज साल टोटल 25,000 यूनिट थी, पर बिकी कितनी? सिर्फ 15, क्योंकि 10,000 अनसोल्ड रह गई। तो जो यूनिट अनसोल्ड रहेगी उस पे ही कैलकुलेट होगा, और जो यूनिट सोल्ड होगी उस पे ही कैलकुलेट होगा। 80,000 रुपए खर्च हुआ 10,000 यूनिट बेचने पे, क्योंकि पिछले साल जो था 15,000 यूनिट का आउटपुट जनरेट करा था, पर बेची कितनी? 15,000 आउटपुट का जनरेट करा था, पर बेची तो 80,000। तो जितने यूनिट बेची उस पे तो सेलिंग एक्सपेंस, तो 80,000 पे खर्च हुआ 10,000 यूनिट पे सोल्ड करने पे, तो इस साल 15 बिकी तो 15 पे कितना होगा? वो निकलेगा 1,20। समझ में आ गया? गलती मत करना, 10-25 मत करना, 20-25 मत करना। टोटल करते हैं, इसको कहेंगे कॉस्ट ऑफ सेल, इसको नाम देंगे कॉस्ट ऑफ सेल। क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं। 11,13,375 प्लस 1,20,000 प्लस 80,000 और 1,45,200, क्या आ जाएगा सर? 14,58,575। इसमें ऐड कर देंगे प्रॉफिट और निकल जाएगी सेल। लो भाई क्वेश्चन हो गया खत्म। सेल निकाल लेते हैं पहले, क्योंकि सेल के लिए बोल रहा था फिक्स्ड है कि 125 पर यूनिट के हिसाब से माल बेचा है। तो कितने यूनिट बिकी है बताना जरा। जो मेरी सेल आई है वो तो सिंपल है ना दोस्त, जो सेल है वो है 125 पर यूनिट। भाई इस साल मैंने 15,000 यूनिट बेची, और हर यूनिट कितने के हिसाब से बेची? 125 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। 25 प्रोड्यूस करी थी तो 15 तो बिकी, तो 15,000 मल्टीप्लाई बाई 125, ये आ जाएगा 18,75,000। 18,75,000, और 18,75 में से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर से। ये में से कॉस्ट माइनस करो, प्रॉफिट आ जाएगा 18,75 में 14,58,575, 4,16,425 आ रहा है भैया। जो मेरा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 4,16,475। ये ऐड करा जाएगा, और दैट द क्वेश्चन। चीजें समझने लायक एक ये थी, ये दोनों चीज समझने लायक थी। ठीक है, लिख लो, स्टार पॉइंट बना लो कि ये समझने लायक है, इन क्वेश्चन को करना जरूर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाओ इसको तो पहले। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, 10 मार्क्स में आया है यार, टाइम कंज्यूमिंग है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। अब देखो दो छोटे छोटे 26, 27, 28 छोटे छोटे हैं, 29, 30, फिर नेक्स्ट क्लास 30 तक क्वेश्चन हम कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास आगे में से 2 से 3 क्लास। सर मैंने बहुत सही सही क्वेश्चन डाल रखे हैं, तो आपको जो जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ इनफ है, उतना ही क्वेश्चन करिए, ज्यादा क्वेश्चन मत करिए। इतने भी मुश्किल क्वेश्चन मत कर दीजिए कॉस्ट शीट में, जो बहुत ही ज्यादा पुराने अब आते ही नहीं। सोचो, जब मैं कह रहा हूं 2008 का टाइम था, जब उस टाइम पे जो क्वेश्चन आते थे ना, बड़े हैवी क्वेश्चन आते थे। उस टाइम पे बहुत खतरनाक था, उस टाइम बहुत खतरनाक स्टडी मटेरियल भी था, इंस्टीट्यूट की बुक थी, और बहुत खतरनाक क्वेश्चन आते थे। उस टाइप के क्वेश्चन अगर आप आज करोगे, आने ही नहीं है। समझ में आ रहा बात? तो वो क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं जो क्वेश्चन आने को भी है, ऐसा हो सके है कि भाई आ सकते हैं पेपर के अंदर, बहुत चांसेस आने के, वो क्वेश्चन डाले हुए। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 तक। छोटे छोटे क्वेश्चन है, जल्दी हो जाएगा, और होपफुल अगर रहा टाइम तो मैं आगे भी स्टार्ट करवा देंगे। थैंक यू, आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।